हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन बीकानेर के डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने बात करेंगे 12th एग्रीकल्चर के कृषि विज्ञान की जो पूरी बुक है उसका रिवीजन आप करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। लगभग 2-3 घंटे का छोटा सा वीडियो है वो बनेगा और इसके अंदर आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है उसके साथ ही आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस एक लेक्चर के अलावा भी आपको 12वीं क्लास के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसी पर्पज़ से शॉर्ट स्वीट आप तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, जैसे कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है और एग्रीकल्चर का ये है ही, तो तीनों वीडियोज है वो आप तक पहुँचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्रीकल्चर के जो आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहे। इसके अलावा अब जो आपका 12th का एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिवीजन है वो करना है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, इस लेक्चर को अगर आप सुन रहे हो, तो इस लेक्चर को सुनने के लिए आपके पास में एग्रीकल्चर की बुक है वो ज़रूर होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि इसको वन लीनियर अपन ने तैयार किया है, तो टॉपिक्स मैं बताऊंगा, उसका कंक्लूजन मैं बताऊंगा, आपको सुनना है और अपनी बुक में देखते जाना है कि कहाँ ये टॉपिक है, तो आपके याद रह जाएगा। और जो विद्यार्थी बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं वो विद्यार्थी भी एक वीडियो से पास हो सकते हैं, ठीक है। और जो विद्यार्थी पढ़े हैं वो अपना बढ़िया मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी बात करेंगे आज का पहला जो आपका लेक्चर रहता है, पहला जो आपका लेसन रहता है वो रहता है यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर अपनी बात करेंगे सस्य विज्ञान, मृदा और बीज के बारे में। तो सस्य विज्ञान, मृदा और बीज के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले अपने एग्रोनॉमी जो आपका पहला लेक्चर है ना, पहला जो आपका लेसन है वो आपका कौन सा लेसन रहता है? पहला लेसन रहता है सस्य विज्ञान, मृदा और बीज। इसमें अपने 3 पार्ट है वो डाले गए हैं। सस्य विज्ञान क्या होती है, मृदा क्या होता है और बीज क्या होता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करवाऊंगा आपको। देखो, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी जो है वो किस भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द इसमें है एग्रोस, एक शब्द इसमें है नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है भूमि, मृदा या खेत, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, यानी खेत का प्रबंधन कर उत्पादन प्राप्त करना ही सस्य विज्ञान है। अब जो सस्य विज्ञान है उसमें अपनी फसल का उत्पादन करते हैं और उसका मृदा का प्रबंधन करके अपने जितने भी उत्पादन अपने को प्राप्त होता है, इस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए जो भी सिद्धांत अपनाते हैं और जो भी क्रियाएं अपनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अपने एग्रोनॉमी कहते हैं। अब इसका एग्रोनॉमी का महत्व और कार्य क्षेत्र यानी इंपॉर्टेंस एंड स्कोप क्या क्या है? तो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप में देखा जाए तो एग्रोनॉमी एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला और विज्ञान दोनों होने के कारण ही इसका क्या किया जाता है? व्यवसाय किया जाता है, यानी बिजनेस कर सकते हैं अपने। जिसके पास इसकी आर्ट है, जिसके पास इसके साइंटिफिक स्टडीज है, वो मोर प्रोडक्शन प्राप्त करता है और मोर प्रोडक्शन से अपने क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर क्या क्या अपने को पता होना चाहिए, यानी एग्रोनॉमी कितने की लंबी चादर पसारती है, टांग पसारती है। तो टांग पसारने की बात करें तो स्कोप देखो, इसमें पहला तो अपने को कृषि विधि का पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में कल्चरल मेथड कौन सा यूज करेंगे। फिर अपने पास उन्नत बीज होने चाहिए। देखो, अगर बीज खराब है तो सत्यानाश है, बीज खराब है तो खेती खराब है। खेती खराब क्यों है? कि जी बीज अगर आपने बोया और वो उगा ही नहीं तो फिर खेती नहीं हो पाएगी। तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि किस विधि के द्वारा मेरे को खेती करनी है। दूसरी बात, अपने पास बीज है वो अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, खाद और उर्वरक है उसको पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। चौथी बात है कि उसे सिंचाई है, यानी उसकी जल मांग है वो प्रॉपर रूप से उसे पूरी करनी चाहिए। फिर अपने खरपतवार है खेत के अंदर वो नहीं होने चाहिए। पादप रोग का ज्ञान है वो होना चाहिए। उसके बाद में पादपों के अंदर कीट लगते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। और फिर अपने उसकी हार्वेस्टिंग, कटाई कैसे करते हैं, थ्रेशिंग, गाई कैसे करते हैं, उसका अपने को पता होना चाहिए। अब अपन ने दाना उत्पादन तो कर लिया, भंडारण करने का भी पता होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो कि जो अनाज वाली फसलें होती है उनको अपने 8 से 10% नमी पर अपने भंडारित करते हैं। तो इसी प्रकार की बातों का पता होना चाहिए। फिर अपनी बात करें तो प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग है उसका पता होना चाहिए।
नेक्स्ट अपने बात करें तो सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र यानी स्कोप क्या होते हैं। सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र, देखो कितना कार्य क्षेत्र, वो कौन कौन से उद्योग के अंदर जा सकती है या किस किस प्रकार के इंडस्ट्रियल एक्ट है वो लेकर अपने आ सकती है। तो देखो सबसे पहले सस्य विज्ञान है वो कृषि उत्पादन प्रोवाइड करवाती है, यानी अपने सस्य प्रबंधन प्राप्त करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, उपज प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपने पास मैनेजमेंट होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अपने इससे बिजनेस कर सकते हैं। तीसरी बात हम क्या कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। अब देखो जितने भी उद्योग होते हैं कृषि आधारित उद्योग, उनका कच्चा माल है वो एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करवाती है। तो एग्रोनॉमी में फसल उत्पादन पढ़ते हैं, फसलें क्या क्या कर सकती हैं सर, कृषि में उत्पादन दे सकती है, ठीक है। फिर अपने उसमें मैनेजमेंट के कार्य हैं उसके अंदर जा सकते हैं। नियोजन के अंदर जैसे कि शिक्षा है, शोध है, प्रसार है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट है वो जारी करके अपने इनके अंदर, भाई कोई भी इंस्टीट्यूट चल रहा है उसके अंदर कोई तो चाहिए ना। तो हम एग्रोनॉमी अगर अपने पढ़े लिखे हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी रोजगार देती है, शोध के अंदर भी रोजगार देती है, प्रसार के अंदर, एक्सटेंशन के अंदर भी एग्रोनॉमी भाग लेती है। फिर व्यवसाय इसका अपने बिजनेस कर सकते हैं भी। अपने मान लो ग्वार हो रहा है, ग्वार को अपने बहुत ज़्यादा खरीद लिया, अब आगे अपने जब भाव आएंगे तो बेच देंगे, यानी ये बिजनेस हो सकता है। इससे उद्योग का दर्जा इसके अंदर लगाया जा सकता है, जैसे कि अपने सरसों की घानी लगा ली तेल वाली, अपने आटा चक्की है वो लगा ली, आटा पीस कर, गेहूं खरीद कर आटा पीसा और फिर बेच दिया। यानी सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र हैं वो 4 हैं। और इसका अगर देखा जाए हमने इम्पोर्टेंस और इसके बारे में पढ़ा कि ये स्कोप कितना देती है अपने को, किस किस क्षेत्र में अपने ज्ञान होना चाहिए तब सस्य विज्ञान है वो संभव है। तो ये पहला अपने रहता है। दूसरा नंबर आता है आपका, 2 नंबर जो रहता है वो रहता है मृदा से संबंधित। मृदा उर्वरता क्या होती है और उत्पादकता क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है कि जो जितना ज़्यादा पौष्टिक होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने को उत्पादन देगा, यही बात होती है। भाई मान लो आपको चाहिए विटामिन सी, आपको मैं दूं आम और एक दूं मैं आंवला, कौन सा ज़्यादा विटामिन सी देगा? तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर आंवला है वो विटामिन सी ज़्यादा देगा। वैसी बात मृदा के अंदर आती है। मृदा उर्वरता और उत्पादकता 2 प्रकार की चीज़ें हैं। अगर उर्वरता की बात करें तो आंवला समझ लो, और उसमें विटामिन सी है तो वो अपने लिए क्या है, उत्पादक है। अगर विटामिन सी नहीं है तो उत्पादक नहीं है। वही बात इसके अंदर है। मृदा के अंदर जितने पोषक तत्व पाए जाते हैं वो मृदा उर्वरता है। उन पोषक तत्वों से जितना उपज प्राप्त हो जाती है वो मृदा की उत्पादकता है। सिंपल सी बात है। अब देखो मृदा उर्वरता की बात करें तो पोषक तत्व मात्रा बराबर मृदा उर्वरता लिखा हुआ है। अब आपको पूछ ले कि मृदा उर्वरता को प्रभावित कौन से कारक करते हैं। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक पेरेंट मटेरियल यानी पैतृक पदार्थ जिनसे मृदा बनी होती है वो क्या होते हैं, पैतृक पदार्थ होते हैं। अब जैसे पैतृक पदार्थ वैसी ही मृदा बनेगी। दूसरा होता है सतलाकृति यानी टोपोग्राफी। सतलाकृति कैसे इफेक्ट डालती है, जैसे मान लो उबड़ खाबड़ भूमि है वहाँ पर मृदा उर्वरता कम होगी, और जहाँ पर भूमि प्लेन्स में अपने या घास वाले क्षेत्र हैं, घास वाला मैदान है, वहाँ पर मृदा उर्वरता ज़्यादा होगी। तो ढालू भूमियों पर वैसे ही वनस्पति नहीं उगती तो मृदा उर्वरता वहाँ पर नहीं पाई जाती है। फिर अपने बात करें तो नेक्स्ट आता है मृदा की आयु। अगर मृदा नई है तो कम उर्वरता होगी, और मृदा अगर पुरानी है तो ज़्यादा उर्वरता होगी। फिर जलवायु। अब देखो अगर शुष्क जलवायु है तो वहाँ पर मृदा का निर्माण बहुत ही धीमा होता है। इसी कारण वहाँ पर क्या होगा, मृदा का निर्माण लेट होने के कारण मृदा उर्वरता कम होगी, और जल कम होने के कारण, शुष्क जलवायु है तो जल कम होगा, और जल कम होगा तो पोषक तत्व भी कम होंगे। पौधों को उपलब्ध जो पोषक तत्व है वो भी कम होंगे। तो मृदा शुष्क क्षेत्रों की मृदा उर्वरता होती है वो कम होती है, और आर्द्र क्षेत्रों में पानी ज़्यादा होने के कारण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं ज़्यादा होती है और वहाँ पर मृदा उर्वरता ज़्यादा होती है। फिर देखा जाए तो मृदा प्रोफाइल की गहराई, ये बात वही आ गई कि अगर मृदा नई बनी है तो उसकी गहराई कम होगी, अगर मृदा प्रोफाइल पुरानी है तो उसकी गहराई ज़्यादा होगी। और इसी कारण क्या हो जाता है, मृदा के अंदर
अगर गहराई ज़्यादा है तो मृदा उर्वरता ज़्यादा है, अगर मृदा प्रोफाइल गहराई कम है तो मृदा उर्वरता कम है। उसके बाद में देखा जाए तो मृदा की भौतिक दशा को टिल्थ कहते हैं। अगर आप पहाड़ करते हो, सीधी पड़ी जमीन है, बहुत ही करड़ी जमीन है, अपने एकदम उससे किसी प्रकार का पौधा या फसल उगा ही नहीं सकते, भौतिक दशा अच्छी नहीं है। अगर हमने उसमें अच्छे तरीके से भूपरिष्करण किया, अच्छे तरीके से उसके अंदर खाद वगैरह डाली तो मृदा की भौतिक दशा अच्छी हो जाएगी, मृदा का टिल्थ है वो सुधर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि टिलेज हमेशा ही मृदा की टिल्थ को सुधारता है। जहाँ पर अच्छा टिल्थ होगा वहाँ की उर्वरता ज़्यादा अच्छी, और जहाँ का टिल्थ है वो कम होगा वहाँ पर क्या होगी, टिल्थ खराब होगा तो मृदा उर्वरता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फिर अपने बात करें तो मृदा अपरदन सॉइल इरोजन जो होता है वो अगर जहाँ पर शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो मृदा उर्वरता कम हो जाएगी, और मृदा अपरदन अगर कम हो रहा है तो मृदा उर्वरता ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पोषक तत्वों की मात्रा, डायरेक्ट इफेक्ट करता है भी। पोषक तत्वों की मात्रा जितनी भी ज़्यादा होगी मृदा उर्वरता उतनी ज़्यादा होगी। जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग, देखो ज़्यादा दिनों तक पानी अगर भूमि पर पड़ा रहेगा तो या तो मृदा अम्लीय हो जाएगी या मृदा क्षारीय हो जाएगी, यानी पीएच या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर दोनों ही प्रोसेस होती है, या अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, तो दोनों प्रोसेस के अंदर ही क्या हो जाएगा, अपनी मृदा उर्वरता घट जाएगी। तो वाटर लॉगिंग मृदा उर्वरता को कम करती है। इसके बाद में आती है फसल प्रणाली। हम कैसी क्रॉपिंग सिस्टम है वहां पर अपना रहे हैं, अपने खेती के अंदर बार बार धान उगा रहे हैं या एक ही जड़ गहराई वाली फसल है वो उगा रहे हैं, तो ज़्यादा अगर अपने क्या करेगा, पोषक तत्व ज़्यादा ग्रहण करेगा एक जगह से तो मृदा उर्वरता कम हो जाएगी। या एक ही प्रकार का फसल चक्कर अपने अपना रहे हैं तो उसमें मृदा उर्वरता कम होने के चांस रहते हैं। इसीलिए उचित फसल प्रणाली अपने को अपनानी चाहिए। मृदा का पीएच अम्लीय होगा, क्षारीय होगा तो पोषक तत्वों की उपलब्धता पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी। नेक्स्ट, मृदा का अंदर सूक्ष्म जीव। अगर मृदा पीएच उदासीन है तो उस पर मृदा सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर मृदा का पीएच अम्लीय या क्षारीय हो जाता है तो मृदा में सूक्ष्म जीव की उपलब्धता और सक्रियता दोनों ही कम हो जाती है। फिर अपने देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर, अगर ज्यादा मात्रा में जीवांश पदार्थ मृदा के अंदर है तो मृदा की उर्वरता अच्छी होगी, और अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ की कमी के कारण उर्वरता घट जाएगी। इसके बाद में जुताई की विधि और समय। अगर अपने खेत को जोतते हैं, गर्मियों के अंदर आपने खेत की गहरी जुताई कर दी, उसकी उर्वरता बढ़िया हो जाएगी। अगर आपने जुताई समय पर नहीं की है, उचित समय पर, तो मृदा की उर्वरता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करें तो उत्पादकता। देखो, मृदा उर्वरता का जब किसी विशेष जलवायु में प्रबंधन करके जो उपज प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता कहते हैं। और इसको प्रभावित कौन करता है, देखो डायरेक्ट मृदा उर्वरता प्रभावित कर रही है, यानी पोषक तत्व अगर कम है तो उपज क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो क्या मृदा उर्वरता इफेक्ट डालती है, बिल्कुल डालती है। मृदा की भौतिक दशा, हाँ जी बिल्कुल, मृदा की भौतिक दशा भी मृदा उत्पादकता को प्रभावित करती है। मृदा की स्थिति, हाँ जी, मृदा की स्थिति में क्या लिखोगे कि मृदा अगर अम्लीय है, मृदा अगर क्षारीय है तो मृदा की उपज है, उत्पादकता है वो घट जाएगी, क्योंकि इसमें पोषक तत्व उपलब्धता है वो कम या ज्यादा हो जाती है। फिर देखो, अगर हमने कणक है वो 50 कुंटल कणक है, अपन ने खेत के अंदर उपज प्राप्त हुई है, 50 कुंटल का खरीदार अगर नहीं है तो अपने को कम रेट पर डालना पड़ेगा। इसीलिए उत्पाद की मांग होना भी जरूरी है। यहाँ पर मांग और पूर्ति का नियम लगता है। फिर यातायात के साधन है वो भी उत्पादकता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मार्केट ज्यादा दूरी पर है तो अपने को महंगा साधन मिलेगा, और महंगा साधन खर्चा है वो बढ़ा देगा, यानी प्रबंधन का खर्चा ज्यादा आ जाएगा और उपज क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। यानी उत्पादकता हमेशा ही किस में मापी जाती है, उपज से मिले रोकड़ों से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, उपज से मिले रोकड़ों से। जितना कम खर्चा उतना ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। फिर अपने बात करें अन्य कारक की, तो मौसम की प्रतिकूल दशा, यानी अपन ने अंदाजा लगा रखा था कि अब की बार 7 कुंटल बिकेगी सरसों हो जी, सरसों ने धाव मार गयो, कितनी होगी, 3 कुंटल बिकेगी, अब क्या होगी, उत्पादकता कम होगी। नेक्स्ट देखो, कीट व रोग। अगर मान लो अपन ने नरमा बोया था, कॉटन बोया था, टिड्डी आ गई, नरमो खा गई, सारो ही क्या हो गयो, उत्पादकता या उपज है वो कम हो गई।
या अनुचित प्रबंधन, यानी अगर अपने खेत के अंदर प्रबंधन है वो अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, आलस करते हैं प्रबंधन करने के अंदर, तो भी उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पर। तो देखो मृदा का क्षरण, मृदा का क्षरण और उसका संरक्षण। मृदा का क्षरण क्या होता है जी? मृदा का क्षरण होता है कि भौतिक रूप से मृदा कणों का वायु और जल द्वारा अपने स्थान से हट जाना क्या कहलाता है? मृदा का क्षरण कहलाता है। अब जब मृदा का क्षरण होता है तो प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण, दो प्रकार का क्षरण होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, प्राकृतिक और त्वरित। एक तो देखो प्रकृति होती है, उसके अंदर जब पौधे उगते हैं, जड़ नीचे जाती है, कहते हैं कि ये क्षरण कर रही है। उसके अंदर चिंटी बिल बना रही है तो भी क्या होता है? क्षरण होता है। अगर उसके अंदर केंचुआ गमन कर रहा है तो भी क्षरण होता है। प्राकृतिक क्षरण होता है, उस पर वनस्पति जरूर होगी, और वनस्पति जरूर होती है तो इसीलिए नुकसान है वो बहुत कम होता है, मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई आपने कीड़ी अठ चढ़ जाए आपा झाड़ दिया, अगर बिल में बढ़ रही है तो बिंगो कोई इलाज है कि? कोई इलाज को नहीं। तो देखो इससे अपने मनुष्य जो नियंत्रण है वो नहीं कर सकता है। दूसरा है त्वरित क्षरण। देखो त्वरित क्षरण के अंदर वनस्पति ऊपर मृदा के नहीं होगी, यानी मृदा के ऊपर पेड़ पौधे नहीं होंगे, और वनस्पति विहीन मृदा होती है। इससे अपने क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा अपने नियंत्रण है वो कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? नियंत्रण। पर ये नुकसान बहुत ज्यादा करती है। इससे नुकसान है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। और ये कारकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? भौतिक माध्यम जो होते हैं वायु और जल, उनके द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायु और जल के द्वारा होता है। कौन सा? वायु और जल के द्वारा। पहला जो क्षरण अपने पढ़ेंगे वो जल क्षरण पढ़ेंगे, वाटर इरोजन। तो आप क्या लिखोगे कि जल के द्वारा मृदा के कणों को अपने स्थान से हटाना या अन्यत्र स्थानांतरित कर देना क्या कहलाता है? जल क्षरण। जल क्षरण के प्रकार कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, याद कर लो। स्प्लैश, सीट, रिल, गली। स्प्लैश, सीट, रिल, गली। कितने? 4। स्प्लैश, सीट, रिल, गली, 4 क्षरण होते हैं। इन क्षरण को, मृदा क्षरण को कौन प्रभावित कर सकता है? सर जलवायु प्रभावित कर सकती है। शुष्क जलवायु है, अचानक में आ गया तो पानी ज्यादा मिट्टी के ऊपर बहेगा और क्षरण हो जाएगा। फिर स्थलाकृति, अगर ढालू भूमि है तो ज्यादा मात्रा में क्षरण होता है। अगर मृदा का गुण, यानी अगर बालू मिट्टी है तो ज्यादा क्षरण होगा, अगर चिकनी मिट्टी है तो कम क्षरण होगा। फिर वनस्पति, अगर वनस्पति कम है तो ज्यादा क्षरण नहीं होता है। अगर वनस्पति कम है तो क्षरण ज्यादा होगा, अगर वनस्पति ज्यादा है तो क्षरण कम होगा। फिर मानवीय कारक, आदमी उस रेत को कितना फिरोड़ता है। आदमी अगर ज्यादा रेत को फिरोड़ता है तो भी क्या हो सकता है? क्षरण है वो ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट देखो जी, जल क्षरण का संरक्षण कैसे करते हैं? तो 2 प्रकार की विधि आपके सिलेबस में दी गई है। एक तो जैविक विधि है और दूसरी यांत्रिक विधि है। जैविक विधि के अंदर देखा जाए तो पहली विधि आती है सर सस्यात्मक, यानी खेत के अंदर जो क्रियाएं हैं उसके अंदर हेर फेर कर दो। और खेत के अंदर कौन सी क्रिया है? पहली है सर कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग क्या होती है? ढाल के विपरीत बुआई करना कंटूर फार्मिंग होती है। फिर भू परिष्करण होता है, यानी अपने जुताई कर देते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, और रेट बढ़ने से मृदा के ऊपर रन ऑफ जो पानी का होता है वो कम होता है। फिर पलवार, मल्च कर दो। पलवार करने से क्या होगा? नग्न जो मृदा है वो ऊपर से ढक जाएगी, और ऊपर से ढकने से क्या हो जाएगा? अपना क्षरण है वो रुक जाएगा। फिर सर अपने फसल चक्कर अपना लो। अगर आप मक्का ही मक्का बो रहे हो तो मूंगफली बीज दो। मक्का में दूरी ज्यादा होती है, खेती ज्यादा होती है, और मूंगफली में कम होती है। फिर पट्टीदार फसल लगा लो। भी मक्का बोया है, 60 × 20 का अंतराल रखा हुआ है। अब आप अंतराल को कम कर दो, 4 लाइनों में मक्का और 2 लाइनों में क्या लगा दो? मूंगफली। तो क्या हो जाएगा? पानी रुक जाएगा। फिर आता है अपने घास संबंधी उपाय हैं कि घासें रोपण कर दो, जैसे अंजन घास है, सेवण घास है, इनका रोपण कर दो। करड़ बरड़ जितनी भी घासें हैं उनको लगा दो, या क्या कर दो? वृक्षारोपण कर दो। वृक्षारोपण से क्या होगा? वायु का वेग है वो कम हो जाएगा,
और साथ में ही अपने जब भी बरसात आएगी तो उसके पत्ते वगैरह भूमि पर ज्यादा होंगे और क्षरण है वो क्या होगा, कम होगा। फिर यांत्रिक विधि आती है। सबसे पहले सर क्या करते हैं, अपने क्यारी या थाला बना लेते हैं। दूसरा हम सर सब सोइलिंग कर देते हैं, यानी अवमृदा को तोड़ देते हैं। भूमि के नीचे कठोर परत होती है उसको तोड़ देना क्या होता है, सब सोइलिंग होती है। फिर अपने बात करें तो कंटूर टेरेस, यहाँ पर तो कंटूर फार्मिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि कंटूर फार्मिंग के अंदर अपने ढाल के विपरीत बुआई करते हैं। कंटूर टेरेस में जब ढाल ज्यादा हो तो अपने क्या करते हैं, कोई पहाड़ के चारों ओर खाई खोद देते हैं। फिर आता है कंटूर खाई, तो कंटूर टेरेस और कंटूर खाई यांत्रिक विधि रहती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं वायु क्षरण, किसके बारे में पढ़ेंगे, वायु के द्वारा होने वाले क्षरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वायु क्षरण, वायु द्वारा मृदा को अपने मूल स्थान से हटाना क्या कहलाता है, वायु क्षरण कहलाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, उच्छलन, निलंबन और सतह सपर्ण। उच्छलन, साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। मृदा क्षरण को प्रभावित कौन करता है, तो सर जलवायु कर सकती है। शुष्क जलवायु में रहता है वो चिपेड़ा नहीं रहता, और चिपेड़ा नहीं रहेगा तो वो अलग अलग जल्दी खिंड जाएगा और मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ जाएगी। फिर मृदा जो है बलुई मिट्टी है तो मृदा के कण अलग अलग खिंडड़े रहते हैं, खिंडड़े रहने के कारण क्या होगा, क्षरण ज्यादा होगा। फिर वनस्पति, अगर मृदा के ऊपर वनस्पति ज्यादा है तो वायु क्षरण से वायु उड़ेगी नहीं और अपना वायु द्वारा क्षरण है वो कम होगा। फिर आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति, अगर अपने रेत के टिल्ले हैं तो टिल्ले ज्यादा बहते हैं, और अगर अपने प्लेन भूमि है तो वो कम बहेगी, ठीक है, या उबड़ खाबड़ भूमि है तो वो कम बहेगी, अपने देखा जाए तो ढालू भूमि के एवज में। तो ये रहता है वायु चरण। वायु चरण का संरक्षण कैसे करेंगे, सर अपने गोबर की खाद डालेंगे, यानी गोबर डालते रहेंगे तो क्या होगा, मृदा की संरचना है वो गठी हुई रहेगी, यानी कण है वे खिंडड़ा को रहे वे चिपेड़ा रेशे। फिर हरी खाद है वो लगाते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद क्या होती है, अपने जब दलहनी फसल को, खड़ी फसल को भूमि के अंदर मिलाते हैं तो उसे हरी खाद कहते हैं। ये भी ऑर्गेनिक मैटर का ही एक सोर्स है। उसके बाद में पलवार कर देते हैं, यानी नग्न मृदा को अपने भौतिक माध्यम से ढक देते हैं। फिर भू परिष्करण कर देते हैं। भूमि के अंदर अपने जब कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होती है तो अपने भू परिष्करण जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाता है, भू परिष्करण ज़्यादा करने से, भू परिष्करण करने से बड़े बड़े दगड़ बन जाते हैं और भूमि का क्या हो जाएगा, अपना क्षरण है वो रुक जाएगा। फिर अपने बात करें फसल चक्कर, तो फसल चक्कर अपनाकर भी अपने वायु क्षरण है वो रोक सकते हैं। ऐसी फसलों को जो समुद्र क्रॉप्स होती है, दबाव आधारित फसलें होती है, उनको लगाइए ताकि भूमि को वो ढक कर चले। फिर वायु अवरोध लगा देते हैं या शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं। शेल्टर बेल्ट और वायु अवरोध हमेशा ही किस दिशा में लगाने चाहिए, तो सर उत्तर से तो ठंडी हवा आती है और गर्मियों के अंदर किस दिशा से, पश्चिम दिशा से गर्म हवाएं चलती है, तो हमेशा ही उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर अपने क्या करते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर अपने विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट लगाते हैं। विंड ब्रेक का मतलब है कि अपने खेत के अंदर अगर एकल पंक्ति लगाते हैं तो वो विंड ब्रेक है। अगर बहुत सारी पंक्ति अपने लगा दिया वो भी ऊंचाई के हिसाब से तो वो शेल्टर बेल्ट है। इसमें वृक्ष लगा सकते हैं, इसमें घास लगाई जा सकती है और इसमें झाड़ियां हैं वो लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं, झाड़ियां भी लगा सकते हैं और घास भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं, आगे वाला जो आपका रहता है टॉपिक वो रहता है सर बीज। क्या रहता है जी, बीज रहता है। अगर देखा जाए बीज, तो बीज क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीज क्या है, व्हाट इज सीड। सीड है वो मैच्योर ओव्यूल होता है, यानी विकसित बीजांड होता है, उसे ही तो क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब बीज जो होता है वो सर्वोत्तम आदान होता है। खेत के अंदर आप कुछ भी लेकर आ रहे हो उसे तो कहते हैं आदान, और जो बाहर जा रहा है उसे कहते हैं निदान, आउटपुट। निदान कौन का, मैं बताऊं था, सर्वोत्तम आदान इनपुट। मैं बताऊं क्यों, मेरे मुंह निकल गयो, सॉरी।
अब देखो सर्वोत्तम आदान यानी इनपुट, खेत के अंदर बीज ला रहे हैं ना, तो बीज लाना ही क्या है, इनपुट है, और इनपुट जो है वो सर्वोत्तम इनपुट पूछे तो बीज ही है। अगर बीज अच्छा नहीं है तो खेती नहीं की जा सकती। अब देखो भारत में उन्नत बीज कितना परसेंटेज है, 12%, और हर बुक में लिख दिया जाता है भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत में कुल किसानों को कितना परसेंटेज अच्छा बीज मिल रहा है, 12%। अब देखो अगर बीज अच्छो है तो बिंगमा के उसी गुण, माड़ो है तो बिम के उसी अवगुण। अब अपा पढ़ा अच्छे बीज के अंदर के गुण हुए। पहला है सर वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, यानी उसमें जेनेटिक रूप से जीन है वो अच्छे अपने सुसंयोजित होने चाहिए, अच्छे अच्छे जीन उसके अंदर होने चाहिए। भाई ऐसा हो कि कोई आदमी हो और उस आदमी के अंदर अगर मान लो कान होते हैं, वो कान मुंह पर होते हैं, और अपन जीन हिस्सा लिया कभी कान लग जाए टांगा में, तो वो कोई काम को वे को नहीं वे। इसीलिए आनुवंशिक शुद्धता जरूरी है। फिर आता है भौतिक शुद्धता, उसमें कोई भी कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। फिर आता है बीज ओज यानी संकर ओज या सीड वेग्योरिसिटी उसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए, यानी बीज जैसे ही अपने बोए तो वो अंकुरित होकर और जब बीज का पौधा बने तो उस टाइम बहुत ही अच्छा पौधा है वो मिलना चाहिए। फिर उसमें अंकुरण क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी लगभग 90% बीज है वो उगने चाहिए। 100 बीज अगर डालें तो 90 उगने चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर नमी की मात्रा मानक के आधार पर होनी चाहिए भी। अगर देखा जाए जैसे कि आप बार बार पढ़ते हो कि अनाज वाली जो फसल होती है उनको भंडारण करने के लिए अपने 10 से 12% नमी होनी चाहिए। फिर दलहन आती है, दलहन में 8 से 10% नमी होनी चाहिए। और फिर तिलहन आती है, तिलहन के अंदर नमी 6 से 8% होनी चाहिए। तो ये बात याद रखना है कि अनाज दाल तिल के अकॉर्डिंग ही इनमें नमी की मात्रा है वो होनी चाहिए। फिर आता है रोग मुक्तता, यानी सीड है उसमें डिजीज लेस होना चाहिए। सीड कैसा होना चाहिए, डिजीज लेस सीड होना चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। मैच्योरिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मैच्योरिटी बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रियल वैल्यू, वास्तविक उपयोगिता मान है, रियल वैल्यू ऑफ सीड, आरएम वैल्यू है वो भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में ये जो आरएम वैल्यू है वो 70% से अबो होनी चाहिए उसकी। उसके बाद में उसकी जीवन क्षमता है, यानी 1 से 2 साल तक की जीवन क्षमता नहीं होनी चाहिए, जीवन क्षमता लगभग 2 से 3 साल होनी चाहिए, ताकि उसका अच्छे से अपने क्या कर सकें, खेत में यूज में ले सकें। तो ये इतने उत्तम बीज के अंदर गुण होने चाहिए। बीज का जब उत्पादन करते हैं तो उसमें 4 क्लासेज पाई जाती है। पहला है न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक बीज। दूसरा है प्रजनक बीज जिसे ब्रीडर सीड कहते हैं। तीसरा है आधार बीज, और चौथा है प्रमाणित बीज। न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित कितने होते हैं, 4 क्लासेज है वो पाई जाती है। अब देखो उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक अपने कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने को बीज का चुनाव करना चाहिए, फिर उसका पृथक्करण दूरी का पता होना चाहिए, खेत का चयन अपने करते हैं, और तीसरा उसमें उन्नत सस्य क्रियाएं अपनाते हैं। पहले ही किसान को ये बताया जाता है कि इस बुआई विधि से बीज को बोना है, फिर इस उर्वरक इतने देने हैं, इतना सिंचाई उसमें देना है, खरपतवार नियंत्रण करना है, और फिर अगर अन्य फसल के अन्य किस्म के पौधे आ गए हैं तो उनकी रोगिंग भी करनी है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी फसल का जिस भी किस्म का बीज अपने लेते हैं, इन पीढ़ियों में से बीज लिया जाता है। मान लो आपने क्या किया, 4 बीज बना लिए न्यूक्लियस सीड के मूल केंद्रक के। कितने बीज, 4 बीज बना लिए आपने, किसके, मूल केंद्रक के। अब 4 से आप क्या बनाओगे, आपने 4 बीज बनाए मूल केंद्रक के, आपने 16 बीज बना लिए किसके, प्रजनक बीज के, ब्रीडर सीड के। उसके बाद में नेक्स्ट देखा जाए तो आपने आधार बीज बना लिए, मान लो 32 बीज बना लिए आपने आधार बीज के। अब आधार बीज है वो आप क्या कर दोगे, किसानों को या अपने बीज जो उत्पादन एजेंसी है उसको दे दोगे, और बीज उत्पादन एजेंसी आपको 32 बीजों के सर्टिफाइड बीज होता है
वही किसानों द्वारा बोया जाता है। अब इस बीज को आप क्या करोगे, इस बीज को आप किसानों के लिए बांटोगे तो पहले इसकी फाउंडेशन की भी दो स्टेजेज होती है। अब 32 बीजों के आप मान लो 100 बीज बना दिए और ये किसानों को दे दिए। तो अब यहाँ पर जो 32 बीज थे उसमें अपने बीज का चुनाव करते हैं अच्छे से। पृथक्करण दूरी यानी ये सीड लोट है, इस सीड लोट से दूसरे सीड लोट की दूरी होती है वो पृथक्करण दूरी है। यानी ये किसान बीज उत्पादन कर रहा है मान लो गेहूं का, और अब गेहूं का ही ये बीज उत्पादन करना है, तो इस सीड लोट से इस सीड लोट के बीच की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए। कितने मीटर? 3 मीटर होनी चाहिए। तो ये पृथक्करण दूरी होती है। फिर खेत का चयन कर लिया जाता है, उसके बाद में अपने उसकी अच्छे से गहाई करते हैं और फिर अपने उसका प्रोसेसिंग यानी विधायन करके और फिर उसका भंडारण कर लिया जाता है या किसानों को दे दिया जाता है। अब देखो बीजों में क्या एक समस्या पाई जाती है, बीज क्या करते हैं, थार लतनिया यहाँ कर ले क्यों कोनी करूं, यानी बीज के पास सब कुछ है पर वो अंकुरित नहीं होता है। इसे कहते हैं बीज सुसुप्त अवस्था, यानी कुछ टाइम के लिए उसकी वृद्धि है, उसकी ग्रोथ है, उसका डेवलपमेंट है, वो सस्पेंड हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सुसुप्त अवस्था कहते हैं। बीज की वह अवस्था जिसमें कुछ समय के लिए वृद्धि अवस्था को निलंबित कर देता है वह अपने, और ये 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक जिसे प्राइमरी कहते हैं, द्वितीयक यानी प्रेरित जिसे सेकेंडरी या इंड्यूस्ड बोला जाता है, और तीसरी है बलकृत जिसे इम्पोज्ड या इन्फोर्स्ड बोलते हैं। प्राइमरी किसके कारण होती है? तो देखो प्राइमरी के ऊपर बीज कवच है वो ज़्यादा हार्ड आ गया है, या भ्रूण है उसके कारण, या प्रकाश के कारण, या कोई रसायन उत्पन्न हो गया है, इसके कारण क्या आ जाती है? प्राथमिक सुसुप्तावस्था आ जाती है। फिर द्वितीय क्या प्रेरित है, इसमें असामान्य दशा के कारण यानी प्रतिकूल दशाओं के कारण बीज में आने वाली सुसुप्त अवस्था कैसी है? प्रेरित है। बलकृत अधिक गहराई के अंदर चला गया या अधिक CO2 उसको मिल गई। जब देखो वायुमंडल से जैसे जैसे कांटेक्ट घटेगा मृदा का, CO2 बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी, यानी बीज है वो अगर बहुत नीचा चला गया तो उसमें कैसी आ जाती है? बलकृत या इनफोर्स्ड आ जाती है। तो ये 3 प्रकार की सुसुप्तावस्था होती है, और तीनों ही प्रकार की सुसुप्तावस्था जंगली जई में पाई जाती है, एविना फतुआ में। इसको दूर करने का उपाय क्या है? देखो उपाय के रूप में देखा जाए तो प्रकाश एक भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं? सुसुप्तावस्था तोड़ सकते हैं। फिर तापमान भौतिक माध्यम है जिसको निम्न तापमान देते हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन, उच्च तापमान भी दे सकते हैं अपने पौधों को, बीजों को, तो उनकी सुसुप्तावस्था है वो सस्पेंड हो सकती है। फिर हम बीजों को क्या कर सकते हैं? खुरच सकते हैं, भौतिक रूप से भी खुरच सकते हैं और रासायनिक रूप से भी खुरच सकते हैं। भौतिक रूप से मतलब आपने बीज लिया और बीज के ऊपर का छूंद का है, जैसे अरंडी का बीज लिया आपने घिस दिया तो उसका ऊपर वाला कठोर परत है वो क्या होगी? मुलायम होगी। रासायनिक रूप से जैसे कि आपने 0.1% H2SO4 में अमरूद के बीज डुबो दिए तो वो क्या होगी? खुरचना। एक रासायनिक रूप से भी अपने उसको तोड़ सकते हैं। फिर कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनके द्वारा, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसे होते हैं जैसे कि जिब्रेलिक एसिड डाल दो सुसुप्तावस्था कान नहीं हो रहा है, तो रासायनिक रूप से अपने PGR डालकर भी क्या कर सकते हैं? सुसुप्तावस्था को तोड़ सकते हैं। अब अपने बात करते हैं 2 नंबर चैप्टर। पहला चैप्टर भी खत्म होता है आपका, दूसरा चैप्टर आता है जैविक कृषि। जैविक कृषि क्या होती है और जैविक कृषि है वो किस प्रकार से आपके महत्व रखती है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके अंदर अपने महत्व क्या होता है और इसका भविष्य क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें तो जैविक खेती है वो क्या कहती है कि खेत या फर्म है वो अपना क्या होता है? एक जीवित संगठन होता है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जीवित संगठन का मतलब है कि जैविक कृषि खेत को एक क्या मानती है? जीव मानती है, जैविक चीज मानती है। अब इसके आपकी बुक के अंदर अन्य नाम दिए गए हैं। कार्बनिक खेती भी इसे कहते हैं, इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, पारिस्थितिकीय कृषि, बायोडायनेमिक खेती, प्राकृतिक खेती, टिकाऊ खेती या यौगिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग,
वेगामिक्स, अग्निहोत्र कृषि, पर्माकल्चर, बास्केट ऑफ टेक्नोलॉजी, या इसे ऋषि पाराशर कृषि भी कहते हैं। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है कि अगर अपने आपसे पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या है अपने जैविक कृषि का, तो देखो ये पर्यावरण का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए की जाती है, आर्थिक समृद्धि बनाए रखने के लिए की जाती है, और सामाजिक और आर्थिक समता लाने के लिए भी की जाती है। तो 3 प्रकार के इसके उद्देश्य है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, दूसरा आर्थिक रूप से समृद्धिता लाना, और तीसरा सामाजिक और आर्थिक समता है वो लेकर आना। फिर देखो इसकी परिभाषा क्या है कि ये कहता है जैविक खेती एक कृषि उत्पादन प्रणाली है, यानी अपने जैविक कृषि से क्या प्राप्त करते हैं बेटा, प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं, जिसमें रसायनों का कम से कम प्रयोग करते हुए पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए स्वस्थ उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है, जैविक खेती कहलाता है। अब जैविक खेती जो होती है वो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, यह कृषि उत्पादन प्रणाली है जिसमें कम से कम रसायनों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण के स्वास्थ्य, मानव के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ उत्पादन अपने को प्राप्त करना है, ये क्या कहलाता है, जैविक कृषि कहलाती है। अब देखो जैविक कृषि को भी प्रमाणीकरण करवाना जरूरी है, अगर आप प्रमाणीकरण नहीं करवाते हैं तो आज के टाइम में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। प्रमाणीकरण कैसे होगा सर, प्रमाणीकरण की विभिन्न संस्थाएं हैं, क्या है, विभिन्न संस्थाएं हैं जिनके द्वारा प्रमाणीकरण है वो करवाया जाता है। अब देखो प्रमाणीकरण कैसे होगा, मान लो आप तो सर, हम तो सर क्या कर रहे हैं, हम तो खेती कर रहे हैं रासायनिक, क्या कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं। अब जब रासायनिक खेती आप कर रहे हैं तो रासायनिक खेती के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अपने 2 से 3 साल पहले खेती को अपने रासायनिक कृषि कर रहे हैं तो 2 से 3 साल पहले अपने को संस्था को सूचित करना पड़ेगा, भाई मैं रासायनिक कृषि है वो मैंने शुरू कर दी, छोड़ दी है और अब मैंने जैविक कृषि शुरू कर दी है। फिर 3 साल बाद में बार बार आपका इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद में आपको प्रमाणित करके दिया जाएगा। तो देखो रासायनिक फार्म प्रमाणीकरण आवश्यक होता है। इसका चरण क्या है, सबसे पहले रासायनिक आदानों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, 2 से 3 साल प्रतिबंध लगाया रखते हैं। फिर क्या करते हैं, अप्रमाणित उत्पादों से अलगाव जरूरी है, यानी आपके पास 20 बीघा खेत है, 10 बीघा में आप जैविक खेती कर रहे हैं और 10 बीघा में आप रासायनिक कर रहे हैं, तो दोनों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरीक्षण है वो किए जाते हैं और उसके बाद में आपको क्या दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि जैविक कृषि को प्रमाणीकरण करने क्या है और कितने चरण हैं तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि की अवधारणा क्या है, तो जैविक कृषि जंतुनाम जीवनम कृषि प्रजिति है, ये क्या कहती है कि जंतुओं का जीवन ही क्या है, कृषि है। अब देखो आधुनिक जैविक खेती है वो सबसे पहले किसने बताया था, अल्बर्ट हावर्ड ने। कब बताया था, 1930 में, और कहाँ बताया था, इंग्लैंड में। ये क्या है, ये आधुनिक जैविक खेती है। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबर्न ने बताया था, और कब बताया था, 1940 में। अब देखो जैविक खेती की शुरुआत कब हुई थी, 1930 यूरोप के अंदर हुई थी, यानी इंग्लैंड के अंदर। और फिर बायोडायनेमिक खेती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक खेती को बायोडायनेमिक खेती किसने कहा था, तो रुडोल्फ स्टेनर ने कहा था। और फिर 1947 का टाइम आता है, 1947 में मृदा व स्वास्थ्य फाउंडेशन है वो उसने भी जैविक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार से जैविक खेती को परिभाषित किया था। फिर आता है 1963 का टाइम और एक बड़ी फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग नाम से आई। साइलेंट का मतलब चुप, स्प्रिंग का मतलब पतझड़, यानी हम जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, हम जो खेती में अनियंत्रित रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं हरी क्रांति आ गई, कभी कह रहे हैं सतत हरित क्रांति आ गई। इससे क्या है, एक बार तो उत्पादन बढ़ जाएगा पर वो उत्पादन एक तो प्रदूषित होगा और धीरे धीरे उस उत्पादन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने बुक का नाम लिखा साइलेंट स्प्रिंग, नाम था आर कोरेशन, इनके द्वारा ये लिखी गई। तो ये बात थी जैविक खेती की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिकों की। उसके बाद में अपने बात करते हैं
जैविक खेती के सिद्धांत क्या है, जैविक खेती के प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो जैविक कृषि का संस्थान है IFOM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, एक आंदोलन हुआ था, इसके अंदर एक संस्था बनाई गई और इस संस्था का काम क्या है, जैविक खेती को विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर बढ़ावा देना। तो जैविक खेती देखो पहला क्या करती है, ये हेल्थ बना के रखती है। इसका सिद्धांत ये है कि पहला मेरा सिद्धांत ये है कि मैं क्या करूंगी, लोगों की हेल्थ को बना के रखूंगी, तो स्वास्थ्य का सिद्धांत रखती है। दूसरा, यह पर्यावरण का, पारिस्थितिकी का भी सिद्धांत फॉलो अप करती है। तीसरा, यह किसी भी प्रकार का निष्पक्षता रखती है, किसी का पक्ष नहीं लगती और न्याय करके चलती है, यानी चिंटी है तो उसको भी अधिकार है जीवन यापन करने का, ये ऐसा मानकर चलती है कि जंतुनाम जीवनम कृषि। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में यह क्या करती है, सेवा का सिद्धांत भी अपनाती है कि हम परस्पर जो भी खाद्य जाल बना हुआ है, पारिस्थितिकी के अंदर फूड वेब होता है, वह फूड वेब एक दूसरे की क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। फिर देखो जैविक खेती का महत्व क्या है। देखो जैविक खेती से भूमि में उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन आता है, पशुधन में बढ़ोतरी होती है, बाह्य आदान यानी इनपुट अपने कम लगाते हैं, वातावरण की शुद्धता होती है, मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, कम पानी की आवश्यकता होती है, कृषि उत्पाद में गुणवत्ता बढ़ती है और आवश्यक पोषक तत्व आपूर्ति बढ़िया रहती है, उत्पाद का अधिक मूल्य अपने को बाजार भाव है वो मिलता है। ये इतने महत्व है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो भारत में जैविक खेती का उपयोगिता क्या है। भारत में जैविक खेती से इतनी सारी जनता को अनाज उत्पादन प्राप्त होता है, वो जैविक खेती से अच्छे तरीके से मिल सकता है। भारत के अंदर बार बार रसायनों का प्रयोग करने से उर्वरता है वो कम हो गई है, उस उर्वरता को बढ़ाने के अंदर भी जैविक खेती है वो क्या करती है, अपना पूरा सहयोग करती है। फसल प्रणाली है भारत की, ऐसी फसल प्रणाली है जो जैविक कृषि के लिए फिट बैठती है। फिर उपज है, उसमें मात्रा और गुणवत्ता, देखो मात्रा एक बार कम होती है फिर धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है, पर गुणवत्ता है वो हमेशा ही बढ़ा देती है। और फिर 5 नंबर, इससे कृषि का निर्यात है वो बढ़ सकता है, क्योंकि भारत के बहुत सारे कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई है, क्योंकि उनमें आवश्यकता से अधिक रसायन है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में अपनी बात करें तो भारत में जैविक खेती का भविष्य क्या है। तो भारत में देखो जैविक खेती का भविष्य, सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है कि जैविक खेती को बढ़ाया जाए किसी न किसी तरीके से। हम जैविक खेती के अंतर्गत क्या करें, जैविक खेती के अंतर्गत अपने कृषि का उत्पादन है वो प्राप्त करें। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो NPOP है वो अप्रैल 2000 के अंदर शुरू हुआ था। फिर भारत सरकार ने प्रमाणीकरण संस्था यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमाणीकरण अगर करवाना है तो उसके लिए संस्था भी बनाई। एक तो स्पाइस बोर्ड को स्थापित किया कि आप जैविक खेती के लिए प्रमाणीकरण का काम करो। स्पाइस बोर्ड है वो कोचीन केरला में है, 1987 में स्थापित हुआ था। टी बोर्ड को भी ये काम सौंपा गया, कोलकाता में इसका मुख्यालय है, वेस्ट बंगाल में 1954 में स्थापित हुआ। कॉफी बोर्ड है वो बेंगलोर के अंदर है कर्नाटक में और 1942 में स्थापित हुआ। एपीडा जो नई दिल्ली में है 1986 के अंदर स्थापित हुआ। ये जो प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो एपीडा रहती है, ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको अपने एग्रीकल्चर के अंदर कार्बनिक खेती के प्रमाणीकरण के लिए एक संस्था के रूप में गठित किया गया है। तो नेक्स्ट देखो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर है वो कहाँ बनाया गया, 2004 में गाजियाबाद यूपी के अंदर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014-15 में शुरू हुआ। परंपरागत कृषि विकास योजना है 2015 में शुरू हुई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है 2007 में शुरू हुई। उसके बाद में मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर 2015-16 में शुरू हुआ। 18 जनवरी 2016 को सिक्किम है वो पहला राज्य बना जो पूर्णतया जैविक खेती करता है। जैविक खेती के अंदर अगर राजस्थान में देखा जाए तो डूंगरपुर है वो सर्वाधिक मात्रा में जैविक खेती करता है और पहला जिला है राजस्थान का जैविक जिला वो डूंगरपुर है। इसके बाद में अपनी बात करें तो देखो भारत में जैविक खेती की संभावनाएं क्या क्या है। भारत में जैविक खेती की संभावना देखा जाए तो भारत में संसाधनों की उपलब्धता है,
रसायनों का बहुत ही कम उपयोग किया जा रहा है, अन्य देशों की एवज में देखा जाए तो बहुत ही अपने कम कर रहे हैं। फिर कार्बनिक अवशिष्टों की यहाँ पर उपलब्धता है वो ज़्यादा है। फिर अगर देखा जाए तो हम निर्यात है वो अच्छा खासा निर्यात कर सकते हैं अगर अपने पास जैविक उपलब्धता है। फिर प्रमाणीकरण संस्था है वो भारत के अंदर कंप्लीटली, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो स्टेट बेस्ड होने के कारण अच्छा डेवलप्ड है, ठीक है, तो उसका अच्छा ऑर्गेनाइज अपने कर सकते हैं। फिर देखा जाए तो जीवांश खाद और इनकी उपयोगिता। अब कार्बनिक खेती के अंदर हम कार्बनिक खादों का ही प्रयोग करते हैं, तो जीवांश खाद के बारे में भी पता होना चाहिए कि कार्बनिक खेती अगर कर रहे हो तो जीवांश खाद भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, पानी के अतिरिक्त जो भी प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ अपने खेत के अंदर मिलाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाती है? खाद कहलाती है। यानी पानी के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ डालो जो कार्बनिक हो और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दे, वो क्या कहलाता है? खाद कहलाता है जी। अब जो खाद होती है वो दो प्रकार की होती है जी, एक तो होती है कार्बनिक और एक होती है अकार्बनिक। कार्बनिक जो खाद्य हैं वो खाद्य हैं, अकार्बनिक खाद्य हैं वो उर्वरक है। तो देखो यहाँ पर कार्बनिक खाद आती है, यानी जीवांश खाद जो होती है वो गोबर वाली खाद होती है, हरी खाद होती है, जैव उर्वरक होते हैं, कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, हाडगो चूरो है, रक्तगो चूरो है, खड़ियाँ, प्रेस मड और सीरा। सर प्रेस मड और सीरा क्या होते हैं? गन्ना उद्योग के उप उत्पाद होते हैं प्रेस मड और सीरा। अब देखा जाए तो देखो, इनका अगर अपने खेत में प्रयोग करें खादों को तो 2 से 3 साल तक इनका प्रभाव रहता है। कितने साल तक? 2 से 3 साल तक इनका प्रभाव रहता है। फिर देखा जाए तो ये मृदा की तीनों चीजों पर इफेक्ट डालती है, मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक शक्तियों को सुधार देती है। भाई मिले के कोई 3 साल का सुधार ना लो, मिले ही को नहीं, अपन मिल रहे है यूज कौन करा। देखो जीवांश खाद का वर्गीकरण देखो 2 प्रकार से अपने कर सकते हैं। जीवांश खाद को जीवांश खाद, कार्बनिक खाद, प्राकृतिक खाद और पूर्ण खाद कहा जाता है। अब देखो ये खाद भी 2 प्रकार की होती है। एक तो जबकि बोरो भरताई वजन ज्यादा हुआ पोषक तत्व कम हुआ, एक इसी वह जगह में बोरो भर लियो वजन कम है पर पोषक तत्व ज्यादा है। बात दोनों में आ चीज है थे, यूरिया सागर की तुलना ना करियो। यूरिया की बात को नहीं, अटक खादा की बात है, खाद भी किसी जीवांश खाद। अब देखो 2 प्रकार की है, एक तो स्थूल खाद और एक सांद्रित खाद। स्थूल खाद होती है वजन ज्यादा होगा पोषक तत्व कम होगा, सांद्रित खाद होती है वजन तो क्या होगा? कम होगा और पोषक तत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे? इनके अंदर ये तो स्थूल होती है जिसके अंदर वजन तो क्या है? ज्यादा है, पोषक तत्व क्या है? कम है। सांद्रित या हल्की है वो खादें जिनके अंदर इनकी एवज में, स्थूल खादों की एवज में सांद्रित में क्या होता है? वजन कम होता है पर पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। अब देखो फार्म यार्ड मेन्योर, FYM गोबर की खाद भारी होती है, कंपोस्ट भारी होती है, वर्मी कंपोस्ट भारी होती है, हरी खाद भी भारी होती है, मानव विष्टा भी भारी होता है, पक्षी का विष्टा भी होता है, वो स्थूल या भारी के अंदर आता है, प्रेस मड आता है, सीवेज है, सलज है, गंदे नाले का जो कचरा होता है वो सीवेज और सलज के अंदर डिवाइड किया गया है। फिर खड़ियाँ, खड़ियाँ यहाँ पर जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं, तिलहनी फसलें होती है तेल वाली, उनका तेल निकालने के बाद में जो बच जाती है वो क्या होती है? खड़ियाँ। आजकल तो देखो कोनी के टाबरियाँ खा पी के कितना जवान जवान हुए, बे खड़ियाँ है एक प्रकार की, ठीक है। तो देख लो नेक्स्ट देखो हड्डी का चूरा, और फिर आता है रक्त का चूरा, और फिर आता है मछली का चूरा, और समुद्री जो पक्षी होते हैं उनका जो अवशिष्ट होता है वो क्या होता है? ग्वानो होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो नेक्स्ट अपने ये खादों का वर्गीकरण था दूसरा। अब अपने एक एक करके गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले गोबर की खाद की बात करें तो फार्म यार्ड मैन्योर होती है, इसमें NPK जो अनुपात होता है वो 0.5, 0.25, 0.5 होता है, और इसमें घटक 3 होते हैं, गोबर, मूत्र और बिछावन। गोबर होता है वो ठोस होता है, गुरुजी माने बेरो ही कोनी आज बेरो चालो, तो चलो गोबर ठोस होता है और इसमें NPK पाया जाता है। फिर मूत्र पाया जाता है, ये सर तरल होता है। अच्छा
ये बात है। 2% इसमें क्या पाई जाती है, यूरिया पाई जाती है। ये बात पता नहीं थी आपको। आप सीधी बेल पर मूत्र विसर्जन करके बेल को बढ़ाते हो और क्या कहते हो कि इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं, उसमें क्या है, यूरिया है। नेक्स्ट देखो, बिछावन, बिछावन जो होती है वो क्या है, ठोस है, यानी सुखेड़ा जो आप करते हो या आप पढ़ नहीं रहोगे तो पढ़ोगे नहीं तो आगे फिर क्या करोगे, ये बिछावन वाला काम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 चीजें हैं वो गोबर की खाद के घटक हैं। पहला कौन सा, गोबर, मूत्र और बिछावन। फिर आता है कि इसको बनाने की विधि क्या है। सर एक तो वर्तमान में प्रचलित विधि है, दूसरी संशोधित गड्ढा विधि है और तीसरी ट्रेंच विधि है। वर्तमान में प्रचलित विधि कौन सी है जी, अकूरडी विधि है। अकूरडी जठे लुगाइया को बो जो मतलब आपने के करे चुगलिया को डेरो है बोई वर्तमान में प्रचलित विधि है। संशोधित गड्ढा विधि, इसके अंदर क्या करते हैं, अपने गड्ढा बना लेते हैं, यानी अपने नॉर्मली घरों में क्या करते हैं, अकूरडी विधि को न करके अपने क्या करेंगे, जहां पर पानी की उपलब्धता ज्यादा हो वहां पर गड्ढा खोद लिया जाता है और उसमें गोबर डाल दिया जाता है, ऊपर पानी डालते रहते हैं तो वो गड़ जाती है। फिर ट्रेंच विधि यानी खाई विधि, खाई विधि के अंतर्गत अपने 6 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी खाई खोदते हैं और उसमें अपने खाद की लेयर लगाते रहते हैं, बाद में पानी डालते रहते हैं और उसी के अंदर जिप्सम है वो डाल दिया जाता है ताकि अमोनिया के रूप में नुकसान न हो। तो ये खाई विधि है। कितने महीने में तैयार हो जाती है, तो सर अच्छे तरीके से सड़ने गलने में गोबर की खाद 5 से 6 महीना लेती है। फसलों में 10 से 15 टन प्रयोग करते हैं, सब्जी में 20 से 25 टन और बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले गोबर की खाद को खेत में डालते हैं। ये इतनी बात अगर आप लिख के आते हो और अगर आपको पूछा है कि निम्न में से आपसे पूछा है कि गोबर की खाद को संक्षेप में समझाइए, इतनी बात लिख दो, मंत्र मुग्ध हो जी एग्जामिनर। नेक्स्ट देखो 2 नंबर आती है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट बनाने की क्रिया, कंपोस्ट बनाने की क्रिया कंपोस्टिंग होती है। कंपोस्ट होता क्या है, घर वालों कचरो, शहर वालों कचरो भेड़ो करो, किसी ही हो, चाहे भी में प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, किसी ही कचरो हो, बिन आप एक ढेर बना दिया, बिंग मां बंद कर दिया, ढेर ने बंद करके ऊपर लिपा पोती करके पानी रेड़ दिया, मां तो उबाल उठी तो कचरो गली, बिन के दिया कंपोस्ट। अब देखो कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक क्रिया है, जैव जीव भाग लेते हैं, रसायनों में चेंज होता है, इसीलिए रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय और अवायवीय जीवाणु भाग लेते हैं और कार्बनिक पदार्थों को विघटित किया कर दिया जाता है, जिससे क्या बन जाती है, बारीक खाद। कंपोस्ट 2 प्रकार की होती है, खेत का कचरा यूज करो तो फार्म कंपोस्ट, शहर का कचरा यूज करो तो शहरी कंपोस्ट। बनाने की विधियां, इंदौर विधि सबसे महंगी विधि है, बेंगलोर विधि सबसे सस्ती विधि है, नाडेप विधि महाराष्ट्र के किसान नाडेप काका द्वारा विकसित विधि है। इंदौर विधि ए हार्वर्ड व यशवंत डी वार्ड ने 1924 से 1931 में खोजी थी। बेंगलोर विधि CN आचार्य ने खोजी थी। ये अवायवीय विधि है, यानी एक बार ढेर बना दो, बिन लीप दो, बिन बाद में बिन उखाड़नो को नहीं तो उगाड़ांगा नहीं, तो अवायवीय है। इंदौर विधि में बारी बारी पलटा मारांगा तो महंगी विधि है, बेंगलोर के है सस्ती विधि है, याद रखियो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है जी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यानी वोम से तैयार होगी और यहाँ पर वोम कौन है, केंचुआ है। केंचुए द्वारा बनाई गई कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई गई जो खाद है वो क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। कृषि अवशिष्टों को केंचुए द्वारा पचाकर तैयार खाद करना वर्मी कंपोस्ट। केंचुआ अपशिष्ट क्या कहलाता है, अब देखो केंचुआ जो छोटी छोटी मींगनी करता है उसको क्या कहते हैं, वर्मी कास्ट कहते हैं। केंचुआ अपशिष्ट क्या, वर्मी कास्ट। NPK कितना होता है, 3 1.5 और 1 याद रखना है, 3 1.5 और 1% क्या है, NPK है। कितने दिनों में तैयार हो जाती है, 60 दिन में। कौन सी प्रजाति भाग लेती है, आइसिनिया फोइटिडा। इसके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, नमी 30%, ताप 25 से 30%। अब देखो केंचुआ कितना प्रकार का है, 3, एपीजेइक, एंडोजेइक, डायोजेइक। एपीजेइक कितना खटे भाग लेवे, सर ये 1 मीटर ज्यादा नीचा को जावे। एंडोजेइक 3 मीटर से ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। डायोजेइक 1 से 3 मीटर की गहराई में होते हैं। एपीजेइक 90% कृषि
अवशिष्टों को खाते हैं, 10% मृदा को खाते हैं। एंडोजैविक 10% कृषि अवशिष्ट खाते हैं, 90% मृदा को खाते हैं। डायोजैविक इनके बीच का काम करते हैं। और केंचुए जो एपीजैविक केंचुए हैं वो वर्मी कंपोस्ट बनाने में भाग लेते हैं, और एंडोजैविक होते हैं वो जल अपने वाटर ड्रेनेज के अंदर, जल निकास के अंदर भाग लेते हैं। अब देखो, केंचुआ अपने मान लो पकड़ के लेकर आए, एक वयस्क केंचुआ था, उसने एक अंडा दिया, अंडे को कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। कोकून 4 सप्ताह में क्या बदल जाता है? 4 सप्ताह में मोटो तगड़ो हो जाए, यानी 6 चौका 24 दिनांक मां केंचुओ मोटो हो जाए, या मतलब लटूरिया करने ला जाए। अब देखो, वयस्क बन गया, वयस्क बनने के बाद में 1 सप्ताह बाद में जिया ही वयस्क बनेगो वो क्या कर दे? गुच्ची मुच्ची चालू कर दे। अब देखो, इन्नो इन्ने बाजो फिरेगो तो क्या उसी में जनन हो जाए तो क्या उसी 1 सप्ताह बाद में इंगमा अंडा देना स्टार्ट कर दे। और अंडा है वो एक केंचुओ 2-3 कोकून देवे। एक कोकून में अंडे जो होते हैं वो क्या होते हैं? 3 से 4 अंडे होते हैं। अब देखो, प्रयोग की विधि अगर देखा जाए तो फसलों में 2.5 से 3 टन तक अपने प्रयोग करते हैं। फल वाले पौधों में 5 किलो प्रति पौधा है वो डाला जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रीन मेन्योर या हरी खाद। हरी खाद क्या होती है? देखो, या तो दलहनी फसल या कुछ अदलहनी फसलों को भी अपने खेत में खड़ी अवस्था में ही दबा देना क्या कहलाता है? हरी खाद कहलाता है। कब अपने दबाते हैं? तो पुष्प निकलने से पहले या बुआई के 40 से 45 दिन बाद। अब देखो, प्रकार कितने प्रकार की होती है हरी खाद? 2 प्रकार की होती है सर। एक तो इन सिटू होती है और एक एक्स सिटू होती है। इन सिटू का मतलब जट्ठा है बठी दाब दो, तो वो क्या है? इन सिटू है। एक्स सिटू दूसरी जगह पकड़ के ले आगे दाब दो, वो क्या है? एक्स सिटू। दूसरे खेत से अपने क्या करते हैं? अपने खेत में जब खाद देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक्स सिटू बोलते हैं। एक्स सिटू में कौन कौन भाग लेता है? जी, किंकर, सुबबुल कहते हैं हिंदी में, करंज, अमलतास और गिलरी सीडिया है, उसको अपने पत्तियां पेड़ के शाखा तोड़कर खेत में दबाते हैं। नेक्स्ट देखो, दलहनी फसल में गुण क्या होने चाहिए कि हरी खाद के अंदर मैं प्रयोग करूं तो उस फसल में गुण क्या होने चाहिए? पहला होना चाहिए बात जल्दी स्यू बढ़ जाए। दूसरी, 4-6 टन भी कार्बनिक पदार्थ मिलना चाहिए। तीसरी, गहरी उसकी जड़ प्रणाली होनी चाहिए, यानी अगर पानी अपने कम भी दें तो भी वो सस्टेन कर जाए। फिर कम अवधि की होनी चाहिए, जल्दी से अपने को 2 फसलें उनके बीच में हरी खाद लगानी है तो कम अवधि की होनी चाहिए, उसकी जल मांग कम होनी चाहिए और पोषक तत्व भी कम मांगती हो। ऐसी फसल क्या होती है? हरी खाद के लिए उपयुक्त होती है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट आता है हरी खाद प्रयोग करने की विधि। सबसे पहले जलवायु गर्म और नम जलवायु की जरूरत होती है। जितनी भी दलहनी फसल है 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। मृदा बलुई दोमट होनी चाहिए, पीएच 6.5 से 7.5। खेत की अच्छे तरीके से जुताई करनी चाहिए। बीज की बुआई अगर सनई बो रहे हो तो 50 से 60 किलो, ढेंचा बो रहे हो तो 60 से 80, ग्वार बो रहे हो तो 20 से 25, मूंग और उड़द बो रहे हो तो 15 से 20 और लोबिया बो रहे हो तो 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने क्या करते हैं? बीज डालते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लेना, संडे गवालो, संडे गवालो, संडे गवालो से याद रखोगे तो याद रह जाएगा। सनई 50 से 60, ढेंचा 60 से 80, गवार से गवार 20 से 25 और फिर मूंग और उड़द 15 से 20, लोबिया कितना? 45 से 50। अब आता है खाद और उर्वरक। एनपीके कितना देना है सर? पोटास तो देते नहीं, नाइट्रोजन 20 किलो दे दो, फास्फोरस कितना? 40 किलो। सर ये ज्यादा क्यों देते हैं? फास्फोरस सर्वोत्तम होता है क्योंकि फास्फोरस जड़ बनाने का काम करता है। जड़ों में दलहनी फसलों के राइजोबियम पाया जाता है। अब राइजोबियम होता है वो ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसीलिए हमें जड़ जरूरी तो पौधा अपने आप कार्बनिक पदार्थ 4 से टन प्राप्त 6 टन अपने को प्रदान करेगा। उचित सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। फसल को खेत में पलटने से पहले फली निर्माण नहीं हुई होनी चाहिए, फली निर्माण से पहले डाल देना चाहिए। शुष्क मौसम में
अधिक गहराई के अंदर अपने उसको दबाते हैं और आर्द्र मौसम में कम गहराई के अंदर दबाते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, अपने अपघटन जल्दी हो जाएगा। फिर हरी खाद का अपघटन कौन करता है, तो सूक्ष्म जीव करते हैं। सूक्ष्म जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बाफा पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, एक्टिनोमाइसीट्स, फंगस और एल्गी। फिर इसका नाइट्रीकरण की प्रोसेस भी होती है। नाइट्रीकरण क्या होता है कि जो अप्राप्य नाइट्रोजन होती है, अप्राप्य नाइट्रोजन होती है वो किस में चली जा रही है, प्राप्य नाइट्रोजन में चली जा रही है। यानी सबसे पहले प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा, अमीनो एसिड अमोनिया बनाएगा, अमोनिया से अमोनियम बनेगा, अमोनियम से नाइट्राइट बनेगी, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। ये क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। अगली फसल की बुआई तो पलटाई के लगभग 2 महीने बाद यानी 45 से 60 दिन बाद अपने अगली फसल की बुआई करते हैं। अब देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हरी खाद से अगर अपने कर रहे हैं तो क्षमता कितनी होती है, सनई की क्षमता होती है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन अपने को पर हेक्टेयर देती है, ढैंचा 75 किलो, ग्वार 65 किलो और लोबिया 50 किलो नाइट्रोजन है वो अपने को प्रति हेक्टेयर स्थिर करके दे देता है। नेक्स्ट आता है जी, पहले तो हमने बात की थी खाद की, अब अपने बात करेंगे खाद के बाद में जैव उर्वरक की। तो जैव उर्वरक पढ़ेंगे। जैव उर्वरक क्या होता है, देखो जीवित जीव होते हैं, जीवित जीवों को जब अपने क्या करते हैं, जीवित जीवों को अपने खेत के अंदर कोई विशेष चीज प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं तो वो जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक को बायो फर्टिलाइजर या बायो इनोकुलेंट या बायो कल्चर या जैव टिक्का कहा जाता है। जैव उर्वरक जीवित व प्रभावशाली कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीवों का वह उत्पाद है जिसके माध्यम से पर्यावरणीय मित्रता के साथ पौध पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उपज में 20 से 40% वृद्धि कर देते हैं, नाइट्रोजन में 15 से 20% बचत कर देते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के सस्ते स्रोत होते हैं और पादप हार्मोन का भी संश्लेषण करते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो जैव उर्वरक क्या है, एक सूक्ष्म जीवों का समूह है जो खेतों में अपनी उर्वरता को बढ़ाने के काम में लिया जाता है। अब देखो इसका वर्गीकरण अगर देखा जाए तो देखो क्लासिफिकेशन में ये नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, फास्फोरस को क्या कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, फास्फोरस को रूपांतरण कर देते हैं, जो स्थिर फास्फोरस है उसको अपने प्राप्य अवस्था में ला देते हैं, कंपोस्टिंग प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, पौध वर्धिकारक यानी पीजीआर के रूप में राइजोबैक्टीरिया के रूप में यूज होते हैं, जिंक को विलयशील बनाते हैं, पोटेशियम को विलयशील बनाते हैं। अब देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो सहजीवी जिनमें भाग लेने वाली दोनों प्रजाति लाभान्वित हो, एक असहजीवी जिनमें कोई भी प्रजाति पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट न पड़े तो वो कौन सा होता है, असहजीवी। सिम्बायोटिक में राइजोबियम आता है, एजोस्पाइरिलम है, एसिटोबैक्टर है और एजोला है। असहजीवी में बीजी है, एजोटोबैक्टर है, उसके बाद में क्लेविसिएला है और क्लोस्ट्रीडियम है। फास्फोरस रूपांतरक में फास्फोरस को विलय बनाने वाले फास्फोरस सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया है और सहजीवी में वेम है, वेस्कुलर, आर्बेस्कुलर, माइकोराइजा कवक और उच्चतर पौधों की जड़ों के बीच में संबंध होता है। तो इसके बाद में कंपोस्ट को उत्प्रेरक कौन करता है, ट्राइकोडर्मा, सेलुलोमोनास, पेसिलियोमाइसिस एंड एस्परजिलस। उसके बाद में पौध वर्धिकारक राइजोबैक्टीरिया होते हैं, स्यूडोमोनास और कुछ जीवाणु। उसके बाद में जिंक विलेयकारी बेसिलस, थायोबेसिलस और सेकेरामाइसिस, ये जिंक को भी विलयशील बना देते हैं। पोटेशियम विलेयकारी कौन से हैं, फ्रेटूरिया, ओरेंटिया नाम के हैं, पोटेशियम को विलयशील बनाते हैं। अब देखो जब भी आप पैकेट खरीदते हो जैव उर्वरक का तो बायोकल्चर में जीवाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 × 10⁻7 या 1 × 10⁸ प्रति ml इतने जीवाणु होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि राइजोबियम के बारे में अपने पढ़ेंगे कि राइजोबियम क्या है। देखो मैंने जब लेक्चर शुरू किया था तो उस टाइम ही कहा था कि आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए। अगर आप बुक साथ साथ में रखते हैं और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो आपको और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। राइजोबियम मृदा के अंदर पाया जाने वाला जीवाणु है जो कि वायवीय होता है और दलहनों की जड़ों के साथ सहजीवन संबंध होता है। एक पैकेट होता है वो 200 ग्राम का होता है। इसके लगभग 3 वंश हैं, जैसे कि राइजोबियम है वो तीव्र वृद्धि करने वाला है, ब्रेडी राइजोबियम है वो धीमी वृद्धि करता है। ब्रेड कल की बनी हुई आज खाते हैं यानी धीमी वृद्धि है। एजोराइजोबियम है वो तीव्र वृद्धि करता है। अब देखो 2 नंबर अपने बात करें तो एजोटोबैक्टर आता है। एजोटोबैक्टर कैसा होता है सर? एजोटोबैक्टर जो है वो स्वतंत्र जीवी मृदा जीवाणु है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। गेहूं, जौ, मक्का और सब्जियों में यूज किया जाता है। एजोस्पाइरिलम आंशिक सहजीवन पाया जाता है जड़ों के साथ। सहजीवी कंप्लीटली रूप से नहीं है, आंशिक रूप से पाया जाता है। वायवीय होता है, चावल, ज्वार और गन्ना बाजरा में यूज करते हैं। उसके बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल होते हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और नाइट्रोजन स्त्रीकारक होते हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती है? हेटेरोसिस्ट पाई जाती है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन स्त्रीकरण करते हैं। इनकी मात्रा कितनी यूज में लेते हैं तो सर 8 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर मात्रा यूज करते हैं। ज्यादातर धान में की जाती है और धान में रोपाई के 7 दिन बाद में यूज करते हैं। क्षमता कितनी होती है तो सर 25 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अपने को ये क्या कर देते हैं? फिक्स करके दे देते हैं। इसकी प्रजाति कौन कौन सी है तो एनाबिना, नोस्टॉक, साइटोनिया और ओसिलोटेरिया। तो 4 प्रजाति है। कौन कौन सी इसकी? एनाबिना, नोस्टॉक, साइटोरिया और ओसिलेटोरिया। उसके बाद में एजोला आता है। एजोला जो है वो जलीय फरन है। एनाबिना शैवाल के साथ में पिनाटा, माइक्रोफिला और कैरोलिनियाना का सहजीवन संबंध होता है। ये खुद तो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, परंतु इसका जो जीवन है वो सहजीवन पर चलता है। ये एनाबिना शैवाल यानी बीजीए के साथ में इसकी स्पीसीज होती है पिनाटा, माइक्रोफिला और कैरोलिनियाना। इनका सहजीवन संबंध होता है जिसके द्वारा ये क्या कर लेती है? अपना जीवन चलाती है। ये फसल किस में यूज करते हैं तो धान में। मात्रा कितनी यूज करते हैं तो 1 से 2 टन। नाइट्रोजन कितना होता है तो इसमें 20 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अपने को फिक्स करके देती है। उसके बाद में फास्फोर सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया है। मात्रा कितनी? 4 किलो और यूज करते हैं प्रति हेक्टेयर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वेस्कुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा। उसके बाद में तरल जैव उर्वरक अपने बीज उपचार के रूप में यूज कर सकते हैं, मृदा उपचार के रूप में और पौध उपचार के रूप में यूज कर सकते हैं। कृषि पंचांग देखो, ग्रहों की गति के अनुसार जब खेती करते हैं तो उसे कृषि पंचांग कहा जाता है। इसमें प्रथम पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो होता है उसके आधार पर प्रथम द्वितीय पक्ष रखा जाता है। चंद्र उत्तरायण और चंद्र दक्षिणायन होता है तो खेती की विभिन्न दशाएं चंद्रमा की कलाओं के अनुसार है वो खेती की जाती है। तो ये आपका चैप्टर रहता है। 2 नंबर चैप्टर अभी कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। तीसरा चैप्टर अपने बात करें तो तीसरा चैप्टर देखो, तीसरे चैप्टर से पहले थोड़ा सा पार्ट हो रहा है कि कीट व रोगों का जैविक नियंत्रण भी किया जा सकता है। जैविक खेती में रसायन तो अपने यूज करने ही नहीं, इसीलिए क्या करना है? जैविक नियंत्रण ही करना है। तो जैविक नियंत्रण क्या होता है? देखो, जैविक नियंत्रण अगर क्यों करना जरूरी है? क्योंकि कीट जो होते हैं वो 26% तक हानि अपने को उपज में कर सकते हैं। रोग है वो 20% तक अपने को हानि है वो कर सकते हैं। नियंत्रण की जैविक विधि कैसे आते हैं अपने कि कीटों को अपने रसायनों के द्वारा नियंत्रित नहीं करना है, हमें तो किसके द्वारा करना है? हमें तो जैविक विधियों से करना है। तो सबसे पहले सस्यात्मक यानी अपने क्या करेंगे? सैनिटेशन रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, फसल चक्कर अपनाएंगे, बुआई का समय ध्यान रखेंगे। यानी कीट का आक्रमण अगर उसी टाइम पर होता है तो बुआई का समय अपने अगेती या पछेती कर देते हैं। फिर पोषण प्रबंधन अच्छा अपनाएंगे, ट्रैप क्रॉप के रूप में यानी फांसू फसल लगा देंगे। जैसे कि अपने जो कपास होता है उसके चारों ओर भिंडी लगा दो। तो मालवेसी दोनों फसलें होती है वो मालवेसी कुल की है। बोरर जो लगेगा, पिंक बोरम या स्पॉटेड बोलवर्म या अमेरिकन बोलवर्म, वो भिंडी को खा जाएगा, अपनी कपास है वो बच जाएगी। फिर मिश्रित फसल लेते हैं। फिर अपने क्या करते हैं? कटाई छटाई है वो करके कीट रोग से बचाव कर सकते हैं।
फिर यांत्रिक यानी हाथ से पकड़कर कीटों को मार सकते हैं, पौधों को झाड़कर मार सकते हैं, उनके रास्तों में खाई खोद देते हैं, जैसे कि कातरा होता है चलकर जाता है उसके रास्ते में खाई खोद दो, टिड्डी है चलकर जाती है खाई खोद दो, तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। कीट प्रपंच ट्रैप लगा देते हैं, फिर जाल लगाकर भी अपने हैंड नेटिंग के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। फिर आता है जैविक यानी परजीव्याप का यूज कर सकते हैं, जो दूसरे जीवों पर अपने जीवन यापन करता है। फिर परभक्षी है, वो अपने यूज कर सकते हैं, हाथों हाथ परभक्षी, कोई अपने मतलब चिड़ी है, चिड़ी क्या कर रही है, कीट को खा रही है, तो वो परभक्षी है। कोई जो आक्रमणकारी कीट है, आक्रमणकारी रोगजनक है, उसमें रोग पैदा कर दे ऐसा रोगाणुजनक अपने यूज कर लेते हैं। कोई सूत्रकृमि यूज कर लेते हैं, या कोई विषाणु एनपीवी जैसे अपने यूज करते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस एनपीवी यूज किया जाता है। 250 to 500 लेथल डोज के अंदर इसका यूज किया जाता है, लार्वल इक्विवेलेंट के अंदर इसको अपने यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो जी, जैविक उपाय के अंदर देखा जाए तो अपने कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं जो शिकार करने का काम करते हैं, जैसे कि मछलियां हैं, मेंढक है, सर्प है, पक्षी है, ये कीटों का, ये रोगजनकों का शिकार करते हैं। परभक्षी कीट का यूज करते हैं, जैसे क्राइसोपिड्स 50,000 प्रति हेक्टेयर अपने क्या करते हैं, इनके अंडे छोड़ते हैं क्राइसोपिड्स के। उसके बाद में कॉक्सिनेला है, तो ये क्रिप्टोलियम ब्रूमस के नाम से जानी जाती है, क्रिप्टोलियम और ब्रूमस को कंट्रोल करती है कॉक्सिनेला। तो दो कीट अपने यूज करते हैं, क्राइसोपिड्स 50,000 प्रति हेक्टेयर अंडे इसके छोड़े जाते हैं या कीट को छोड़ा जाता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए। कॉक्सिनेला कीट को छोड़ा जाता है किसको नियंत्रित करने के लिए, क्रिप्टोलियम और ब्रूमस को नियंत्रित करने के लिए। इसके बाद में परजीवी कीट आता है, परजीवी कीट जैसे कि ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी होता है जो कि ट्राइको कार्ड पर रहता है और एक कार्ड पर 16 से 20,000 अंडे होते हैं। लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को मारता है ये, और 2.5 से 7.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर अपने को छोड़ने होते हैं। एक फसल में 2 से 6 बार एक सेशन के अंदर छोड़े जाते हैं। और दूसरा आता है, पहला परजीवी कीट है ट्राइकोग्रामा, दूसरा आता है एप्रिकेनिया मेलेनोलुका, गन्ना में पायरिला कीट को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। फिर फंगस की बात करें तो ट्राइकोडर्मा आ जाता है, फफूंदनाशी है, कवक रोगों से बचाव होता है और लगभग 6 से 8 ग्राम प्रति किलो सीड के साथ में यूज किया जाता है, जिससे कवक रोग नहीं फैलते हैं। इसके बाद में जीवाणु का यूज करते हैं, जीवाणु जैसे कि बेसिलस थुरेजेनेसिस का यूज किया जाता है, मात्रा 1 किलो प्रति हेक्टेयर अपने बेसिलस थुरेजेनेसिस को छोड़ते हैं, जिसे जैविक नियंत्रण किया जा सकता है। विषाणु में एनपीवी का यूज करते हैं, फल छेदक के लिए प्रभावी होता है, 250 से 500 लार्वल इक्विवेलेंट प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है। सूत्रकृमि देखो जी, सूत्रकृमि स्टेरनिमिटेडी और हेटेरोवेटिडी कुल के निमेटोड्स का यूज अपने जैविक नियंत्रण के अंदर किया जा सकता है। इसके बाद में देखा जाए तो राइटाइडिस, पेनग्रोलेमस और नेओ एल्बेसिना का यूज किया जाता है। फिर प्रोटोजोआ जो नोजेमा यानी नजला उत्पन्न कर देता है टिड्डी के अंदर, और उसको अपने यूज करते हैं। वानस्पतिक उत्पादों से कीट व्याधि नियंत्रण अगर देखा जाए तो नीम के द्वारा, जो वनस्पति होती है नीम, उसमें कीटनाशी गुण है पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या अवयव होते हैं तो देखो, लिमोनोइड जो कि एक ट्रपेनोइड्स होता है, इस लिमोनोइड्स का ही प्रकार रहते हैं एजाडिरेक्टिन, निम्बिन, निम्बिडीन, सेलानिन, सेलानोल, जो कौन लिमोनोइड होते हैं ट्रपेनोइड्स, ये कीटनाशी गुण नीम के अंदर उत्पन्न करते हैं। नीम के अंदर गंध आती है वो टिग्निक एसिड के कारण आती है। नीम के द्वारा अपने NSK नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का यूज किया जा सकता है, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं, नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं और NCE का भी यूज अपने किया जा सकता है वनस्पति प्रोडक्ट को बनाकर। तो फिर अपने कहते हैं कि जैविक खेती जो है, जैविक खेती जो रहती है, इस जैविक खेती के अंदर अगर अपने बार बार जैविक खेती करते हैं तो टिकाऊपन आ जाता है। इसे ही कहा जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो टिकाऊ खेती है,
वो किस प्रकार से की जाती है, इसका भी अध्ययन करेंगे। अब देखो, गुलदाउदी या क्राइसेंथेमम जो थी, इससे अपने पायरेथ्रम प्राप्त करते हैं। और पायरेथ्रम किससे प्राप्त किया जाता है? सूखे फूलों से प्राप्त करते हैं। कीटनाशी गुण रखता है, फसलों पर प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ किस पर करते हैं? सब्जी और फल पर। फिर पहला हमने नीम का पढ़ा था, अब क्राइसेंथेमम का पढ़ रहे हैं। तीसरा तंबाकू आता है, तंबाकू से निकोटीन मिलता है, कीटनाशी गुण रखता है, फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है करंज, करंज का तेल जो होता है उसमें कौन सा गुण होता है? कीटनाशी। फिर आता है लहसुन, इसमें भी कीटनाशी गुण होते हैं, साथ में ही जीवाणुनाशी गुण होते हैं। 2% लहसुन का तेल छिड़को तो कीट नियंत्रण हो जाता है। फिर अपने गौमूत्र का यूज करते हैं। तो ये इतना था कि हम कीटों और रोगों का नियंत्रण है वो जैविक रूप से किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर आता है टिकाऊ खेती। तो ऐसी कृषि पद्धति जो भूमि की उत्पादकता व लाभदायकता में कोई विशेष परिवर्तन न कर अपने को क्या कर दे? उत्पादन दे दे, वो क्या कहलाती है? टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती के स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है? तो इसमें एफिशिएंसी होती है, दक्षता, पर्यावरण को शुद्ध रखता है ये, और समय की बड़ी पाबंद होती है। सिद्धांत क्या है? तो सर वही सिद्धांत इसके है, पारिस्थितिकी संतुलन है, समन्वित कृषि प्रणाली है, और स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देती है। इसके घटक क्या है? सर अपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देती है ये मेनली। देखो, एक ही फसल बोना, एक फसल बोना क्या कर देता है? अपनी जो मृदा उर्वरता है उसको कम कर देता है। मृदा के अंदर अगर मान लो अपने ज़्यादातर गेहूं उत्पादित कर रहे हैं, सरसों नहीं उगा रहे हैं, तो घरेलू आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है, तेल अपने सरसों से प्राप्त कर सकते हैं। तो फसल विविधीकरण का मतलब है कि बहुत सारी फसलें लगाना, जिससे क्या हो, एक फसल अगर डैमेज भी हो तो दूसरी फसल अपने लिए बीमे के रूप में काम करे। फिर आनुवंशिक रूप से इससे विविधता प्राप्त होती है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसमें करते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट किया जाता है, और ऊर्जा का प्रबंधन होता है, उन्नत तकनीकों का प्रबंधन होता है, सूचना का भी प्रबंधन इसके अंदर इजीली होता है। ये रहता है टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब अपना चैप्टर नंबर 3 आता है। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे अपने सिंचाई क्या होती है। 3 नंबर चैप्टर निकाल लो जल्दी से और इसको पढ़ डालो 1 मिनट के अंदर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सिंचाई पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से मृदा में पानी देना क्या है बेटा? सिंचाई है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सर सिंचाई देना, थे पानी क्या पियो? पानी की पूर्ति खातर, नमी पूर्ति, थारो मुंह सूखे ने सूखा बजाओ। तीसरा, सूक्ष्म जलवायु उत्पन्न करने के लिए भी शरीर में पानी पियोगे तो शरीर पसीना आएगा, शरीर से पसीना आएगा तो पास का एनवायरनमेंट ठंडा होगा। ये क्या होती है? सूक्ष्म जलवायु होती है। ऐसा ही पत्तियों में होता है, जैसे ही आप पानी दोगे वाष्पोत्सर्जन होगा और उससे क्या होगा? पत्तियों का पास का जो क्षेत्र है वो ठंडा होगा, मृदा है वो मुलायम होती है, पाले से बचाव होता है, और कुछ हानिकारक लवण होते हैं वो निक्षालित हो जाते हैं। इसीलिए भूमि है वो अपनी अच्छी बनी रहती है। सिंचाई का निर्धारण, देखो सिंचाई का मैनेजमेंट करते समय अपने को पता होना चाहिए सिंचाई कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो देखो, अपने पौधे के आधार पर यानी पादप की बाह्य स्थिति को देखकर, पत्तियों में जल विभव को नापकर, पत्तियों का ताप नापकर, फसल की क्रांतिक अवस्था नापकर हम क्या कर सकते हैं? सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। फिर मृदा नमी की उपलब्धता के आधार पर अपने सिंचाई निर्धारण कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कितनी सिंचाई करें। तो जितनी पौधे की जल मांग है उतनी सिंचाई करें, जितनी भूमि की मांग है उसके अनुसार अपने सिंचाई करते हैं। फसल के प्रकार के आधार पर देखो भाई, जैसे गन्ना बो दिया ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, ग्वार बो दिया कम पानी देना पड़ेगा। फिर समय के आधार पर, यानी पहले सिंचाई कब की थी और अब कब कर रहे हो, ये भी सिंचाई को प्रभावित करता है कि सिंचाई अपने कितनी करें। सिंचाई कैसे करें तो ये अपने को कौन बताता है? सिंचाई विधि। सिंचाई विधि 3 प्रकार की है, सतही सिंचाई, अधोमृदा सिंचाई और दबाव आधारित। सतही सिंचाई होती है वो चेक बेसिन या क्यारी विधि है, सीमांत पट्टी विधि है और कुंड विधि है। चेक बेसिन का मतलब ये खेत है इसको 2 भागों में बांट दो, सीमांत पट्टी का मतलब है लंबी लंबी क्यारियां बना दो, और कुंड विधि का मतलब है कि जैसे आपने आलू बोते हैं अपने कुंड बनाकर अपने क्या कर देते हैं? सिंचाई करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपृष्ठीय या अधोमृदा सिंचाई। अपने
मृदा के अंदर नीचे गहराई में क्या दाब देते हैं, पाइप पे दबा देते हैं। फिर आता है दबाव आधारित, दो प्रकार की विधि होती है, बूंद बूंद और फव्वारा विधि, जिसमें दाब के साथ पानी छोड़ा जाता है, एक निश्चित दाब होता है, एक निश्चित डिस्चार्ज भी निश्चित होता है। और ये कैसी होती है, दाब आधारित। फुहारा को स्प्रिंकलर और बूंद को ड्रिप सिस्टम या ट्रिकल सिस्टम भी इसको बोला जाता है। देखो 3 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है, चौथा चैप्टर आता है कौन, खरपतवार, वीड आते हैं। तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे वीड। वीड क्या होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं। देखो खरपतवार जो होते हैं, सिंपल भाषा के अंदर देखा जाए तो नाने रे सिर्फ बुआ ने बुलाई, बुआ सागे के कर ले 3-4 पोता 3-4 दोई तलिए बे के खरपतवार। या थे छोटे से जिमण को घरे प्रोग्राम रखो, 2 जना बुलाया 5 जना आ गया, 2 जना के अलावा जितना भी जना है बे के खरपतवार है। या मान लो थे के करो, एक कोका कोला की बोतल ले गए, 5 बिंग सा गिलास ले गए, अगर बेटा 5 जना और आ गया तो बे के खरपतवार है। अब देखो खरपतवार जो है ये क्या करेंगे, आपने एक कोक की बोतल लेकर आए थे, 5 जने थे, आप आराम आराम से पीते हैं, जगह 5 और आया थारा बेली बे के बे थारू पहली बे 5 में सल्टा जी, तो ये क्या करते हैं, हर चीज का ज्यादा मात्रा में उपभोग करते हैं। तो देखो पहली बात, अधिक बीज उत्पादन करते हैं। इनकी विशेषता देखी जाए खरपतवारों की, तो बीज क्या करेंगे, अधिक उत्पादन करेंगे। इनकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती है, ये अधिक जीवन क्षमता वाले होते हैं। इनमें फसल और बीज के बीजों में समानता होती है, ताकि एक दूसरे से ये क्या हो जाए, बच जाए। सुरक्षात्मक इन पर आवरण पाया जाता है। इनका प्रवर्धन जो होता है, प्रजनन इनके अंदर होता है, वो वानस्पतिक रूप से होता है। प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि कर जाते हैं, भी जरूरी नहीं है, फसलों के लिए तो बलुई दोमट मृदा होनी जरूरी है, ये किसी भी मिट्टी में उग जाते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इनका प्रकीर्णन शीघ्र होता है। बकरड़ी देखी आपने, बकरड़ी के जिंटों में जो बड़े बड़े बालों वाले क्या होते हैं, बड़े बड़े कांटों वाले जो गोल गोल गुच्छे में लटके रहते हैं ना, वो क्या है, खरपतवार ही है। अब जैसे बुरुट होता है, आप जा रहे हो, मान लो आप पजामा पहन के गए या आप सलवार पहन के गए, खेत में गए, खेत में जाते ही आपको पहले हिदायत यही दी जाती है कि टिंगर है या टिंगरी तू तेरो मतलब ओ खुक नहीं हो जो है वो कांटा ना कर ली, नहीं मैं काटूला कौन अरे बाडूला। अब देखो शीघ्र प्रकीर्णन का मतलब है कि वो किसी के साथ चिपक कर हवा के साथ उड़कर क्या हो जाते हैं, जल्दी से इधर उधर फैल जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि इनके अंदर कीट और रोग प्रतिरोधकता है वो ज्यादा पाई जाती है। खरपतवार और फसल के बीच में प्रतियोगिता होती है तो हमेशा खरपतवार ही जीतते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर खरपतवार C4 प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें क्षमता ज्यादा होती है, दक्षता ज्यादा होती है। फिर देखा जाए तो इनमें खाद पानी की न्यून आवश्यकता होती है, कम खाद पानी के अंदर भी उग जाते हैं। फसलें तो नखरे करती हैं, ये नखरे नहीं करते हैं, जो नखरे नहीं करता है वो अच्छा बढ़ जाता है। शीघ्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता इनके अंदर होती है, जल्दी से अपना काम सल्टाओ, बोरिया बिस्तर बांधो और चलो, तो ये बात इनके अंदर पाई जाती है। फिर देखो इनमें वानस्पतिक रूप से प्रवर्धन होता है और ये असामान्य जलवायु से अप्रभावित होती है, यानी फसलें तो अगर पाला पड़ गया तो वो मुरझा जाती है, पर ये क्या नहीं होते, जल्दी से अफेक्टेड नहीं होते हैं। अब देखो अपने इनको बांटते हैं इनके कर्मों के अनुसार, इनके किस किस प्रकार की इनकी विशेषता है उसके आधार पर बांटते हैं। पहला होता है जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग।
लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक वर्षीय होता है। एक वर्षीय दो प्रकार का, जो खरीफ में उगता है वो खरीफ का, जो रबी में उगता है वो रबी का। द्विवर्षीय होते हैं जो पहले साल वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, दूसरे साल बीज उत्पादन करते हैं। बहुवर्षीय जो बहुत सारे सालों तक जिंदा रहते हैं, इनमें प्रवर्धन वानस्पतिक होता है। ये कास्टिल होते हैं और शाकीय दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर आंकड़ा आ जाए तो उसमें लकड़ी है, और अगर दूब घास आ जाए तो उसमें लकड़ी नहीं है, वो भी बहुवर्षीय है। अब आता है बीज पत्र के आधार पर, यानी सीड इसका दो भागों में बंटता है या नहीं बंटता है। अगर बंट जाता है तो द्विबीजपत्री, अगर नहीं बंटता है तो एक बीजपत्री। फिर आता है खरपतवार फसल और उसके संबंध के आधार पर एक होते हैं निरपेक्ष, कोई पक्ष नहीं है, एब्सोल्युटली जो हमेशा ही खरपतवार होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं। सापेक्ष रिलेटिव जो खरपतवार होते हैं। उसके बाद में सूक्ष्म जलवायु यानी माइक्रो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अवांछित, यानी अगर किसी फसल के अंदर किसी फसल की विशेष किस्म में दूसरी किस्म के पौधे उगाए तो उनको रोग्यु कहते हैं, अवांछित कहा जाता है। फिर आते हैं परजीवी, यानी ये दूसरे पौधों पर जीवित रहते हैं। क्लोज टाइप के चार होते हैं, कस्क्यूटा, लोरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा। फिर आता है पत्ती की बनावट, एक तो नैरो लीफ होते हैं और एक ब्रॉड लीफ यानी संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले। फिर अगर देखा जाए तो मृदा और जलवायु के आधार पर है, एक तो जलमग्न वाले हैं, एक शुष्क क्षेत्र वाले हैं, और एक कृषित क्षेत्र वाले हैं और एक अकृषित क्षेत्र वाले हैं। प्रजनन की बात करें तो दो प्रकार से प्रजनन करते हैं, एक तो बीज द्वारा और एक वानस्पतिक जो प्रजनन होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो खरपतवार क्या क्या हानि करते हैं। सर खरपतवार है वो अपने उत्पादन में 30 से 35% तक हानि कर देते हैं, 30 से 35% तक। फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम हो जाता है, उत्पाद में गुणवत्ता में कमी आ जाती है। पशुधन कोझा हो जाता है, पशुधन का जो दूध होता है उसमें भी बांस आने लग जाती है। मृदा नमी में कमी हो जाती है, मृदा या भूमि का जो मूल्य है वो भी कम हो जाता है। कीट और रोगजनक है वो ज़्यादा लगते हैं। कृषि यंत्रों में घिसावट है वो हो जाती है ज़्यादा। सिंचाई जल में कमी हो जाती है। मनुष्य के लिए क्या होते हैं घातक, और पशु के लिए भी क्या होते हैं घातक। किसान का जीवन स्तर है वो भी कम हो जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की हानि है वो अपने को मिलती है। तो खरपतवार अगर देखा जाए तो लाभ भी प्रोवाइड करवाते हैं। हानियों के साथ साथ क्या है, इनमें गुण के साथ अवगुण भी है। अवगुण ज़्यादा है, गुण कम है। ये देखो मृदा का संरक्षण करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में खरपतवार खेत में उगे हुए हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में खेत में अगर खरपतवार है तो मृदा का क्षरण है वो रुक जाएगा। अपने चारा उत्पादन में भी इनको काम में ले सकते हैं। इनसे औषधियाँ भी प्राप्त होती है। जो बाबा जी रगड़ रगड़ के चूर्ण के डब्बे देते हैं, ज़्यादातर वो किससे तैयार करते हैं, खरपतवारों से ही तैयार किए जाते हैं। इनका आर्थिक महत्व भी है। भाई सरकंडा होता है उसका और कोई महत्व नहीं होता है, मुड्डे बना के बेच दो, अपने पैसे कमाने का साधन बन सकता है। फिर जैसे कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, मिट्टी में सूक्ष्म जीव अपघटन करेंगे और अम्लीयता उत्पन्न करेंगे। तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कोई से भी अपने खरपतवार का यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ज्यादातर कासनी का यूज सत्यानाशी का यूज करते हैं, आर्जीमोना मैक्सिकाना का। फिर सजावट के लिए यूज कर सकते हैं। भी जलकुंभी होती है वो एक खरपतवार है, आइकोर्निया क्रेसिपस, बट अपने उसको सजावट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फिर इसका जैविक नियंत्रण जब अपने करते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे कि पार्थेनियम घास होता है, गाजर घास, पार्थेनियम हिस्टोफोरस, उसके पत्तियों से तैयार जो रस होता है उस रस को अपने कीटनाशी के रूप में यूज किया जा सकता है। ओके, अब देखो खरपतवारों का विस्तार का पूछे तो मतलब क्या होता है कि बीज और वानस्पतिक भागों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या है, खरपतवारों का विस्तार है। मुख्यतः क्या किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा, वायु के द्वारा भी बीज जा सकता है, जल के द्वारा भी जा सकता है, पशु के द्वारा भी जा सकता है, चिड़ियों के द्वारा भी जा सकता है, मानव के द्वारा और खाद में भी जा सकता है। तो ये तो है विस्तार।
अब देखो खरपतवार है वो अपनी जनरेशन को कैसे बढ़ाते हैं, गुणन को। तो नए पादपों का नए क्षेत्रों में फैलाव बीज के द्वारा भी होता है और वानस्पतिक भाग के द्वारा भी होता है। अब देखा जाए तो खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि खरपतवार की प्रकृति कैसी है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए खरपतवार का जीवन चक्र कैसा है। तीसरा, सुषुप्त अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने पहले कंट्रोल कर लिया या आपको पता नहीं है कि इस बीज में इतने दिनों की सुषुप्त अवस्था है, इतने सालों की सुषुप्त अवस्था है, तो कब उगेगा ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। खरपतवारों की सहनशीलता का बारे में पता होना चाहिए और वो किस प्रकार से जनन करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पहले इन 5 बातों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे वाला। तो आगे वाला आता है खरपतवार नियंत्रण, जो कि 3 तरीके से यहाँ पर दिया गया है। एक तो होता है जी सस्यात्मक नियंत्रण, जिसमें अपने क्या करते हैं, किस्म का चयन ऐसा करते हैं जिससे अपने कम खरपतवार लगे। बुआई का समय यानी जो ज़्यादा बढ़वार वाली हो उसका यूज कर लेना चाहिए। बुआई का समय अपने निर्धारित करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई खरपतवार उगना है तो उससे पहले अपने बुआई कर देते हैं। फसल की बुआई जल्दी करने पर जल्दी वृद्धि हो जाती है, खरपतवार नीचे ही दब जाता है। फिर पौध संख्या ज्यादा रख देते हैं, फसल चक्कर अपनाते हैं। मृदा जल संबंध का अपने को पता होना चाहिए। अंतरा सेशन कर देते हैं। मृदा उर्वरता वहाँ की कैसी है इस बात का पता होना चाहिए। मृदा पीएच है उसके द्वारा भी अपने सस्यात्मक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। नवीन कृषि क्रियाएं करनी चाहिए और छाया करके भी अपने क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। फिर भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण आता है। हाथ से उखाड़ कर दो, निराई कर दो, गुड़ाई कर दो, जला दो उसको, पानी भर दो, वाटर लॉगिंग, पलवार कर दो। मृदा का गर्मियों में सौरीकरण करवा दो, यानी मृदा को अपने गर्मियों में पाड़ करके खुला छोड़ते हैं, उसे सोइल सोलराइजेशन बोलते हैं। फिर रोगिंग कर दी जाती है। रोग्यू प्लांट को क्या कर दिया जाता है, रोगिंग। अब आता है रासायनिक नियंत्रण। जब अपने रासायनिक नियंत्रण में कोई रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो उस रसायन को क्या कहते हैं, शाकनाशी। शाकनाशी जो होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। वर्णात्मक का मतलब है कि वह वर्ण करता है, सिलेक्टिव है, यानी ऐसा जो मोनोकोट और डाइकोट में विभेद कर ले। वर्णात्मक होता है जो विभेद न करे, अवर्णात्मक यानी नॉन सिलेक्टिव होता है। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो मृदा के अंदर डालने पर ही सक्रिय होते हैं, मृदा सक्रिय। कुछ ऐसे होते हैं जो पत्तियों पर डालने पर सक्रिय होते हैं, पत्र सक्रिय। कुछ ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट में आने पर ही मार देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम यानी सिस्टमेटिक टाइप के होते हैं, ट्रांसलोकेटेड होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होके उनको क्या करते हैं, पौधों को मारते हैं। फिर कुछ मृदा के अंदर जीवाणुनाशक होते हैं और कुछ मृदा में धूमक होते हैं जो कि शाकनाशी होते हैं और पौधों को मारते हैं। अब देखो रसायनों का जो शाकनाशी है उनका प्रयोग कैसे, प्रयोग करने का जो समय पहला है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन या प्री सीड सोविंग, यानी बुआई से पहले प्रयोग करना पीपीआई है। बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्री इमरजेंस के रूप में जाना जाता है। पोस्ट इमरजेंस यानी बुआई के बाद और अंकुरण के भी बाद अपने जब यूज करते हैं तो उसे पीओई कहते हैं। और अंतिम सिंचाई के साथ अगर अपने अंतिम सिंचाई करते हैं उसके साथ शाकनाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे ले बाई एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट बात आती है फसल चक्र की। हम खरपतवार नियंत्रण है वो इस माध्यम के द्वारा भी कर सकते हैं। फसल चक्र तो देखो किसी निश्चित क्षेत्र में फसल चक्र क्या होता है, कोई एक खेत है, निश्चित क्षेत्र है और निश्चित अवधि में यानी एक साल में फसलों को हेर फेर कर बोना, यानी पहले चावल बोया है, चावल के बाद में क्या बो दिया, गेहूं बो दिया, तो ये क्या है भी एक साल का फसल चक्र है। निश्चित अपने अवधि के अंदर, निश्चित क्षेत्र के अंदर अधिकतम पैदावार प्राप्त हो सके, भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, ऐसी विधि अपनाना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के सिद्धांत क्या है, पहले गहरी जड़ वाली बो तो फिर कम गहरी जड़ वाली, दूसरी फलीदार बो तो है फलीदार, अधिक खाद वाली बो तो उसके बाद में कम खाद वाली, अधिक जल मांग वाली बो तो उसके बाद में कम जल मांग वाली, अधिक अंतरण वाली बो तो उसके बाद कम अंतरण वाली,
उसके बाद में अपने उनकी फैमिली भी चेंज करते रहते हैं। इससे घरेलू आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, यानी सरसों अपने शामिल कर लेते हैं, दलहन अपने शामिल कर लेते हैं, तो तेल मिल गया, दाल मिल गया, और चाहिए क्या, रहना खाना और कपड़ा। उसके बाद में संसाधनों का समुचित उपयोग होना चाहिए, उद्योग है वो आय अपने को प्राप्त होनी चाहिए, और अपने अगर भूमि लवणीय है तो लवणीयता सहनशील फसल है उसका प्रयोग भी अपने करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फसल चक्र से लाभ क्या होते हैं। तो देखो मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है क्योंकि फसल चक्र में अपने ऑलवेज दलहनी फसल को शामिल करते हैं। मृदा की भौतिक जैविक और दशा में सुधार होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है, समुचित संसाधन का उपयोग होता है, आर्थिक दशा में सुधार होता है, मृदा क्षरण नियंत्रित होता है, घरेलू आवश्यकता की पूर्ति होती है, उत्पाद गुणवत्ता में वृद्धि होती है, पादपों का संरक्षण होता है यानी कीट और रोग कम लगते हैं, उचित नियोजन होता है, मैनेजमेंट अच्छा रह जाता है, और सोइल का कंजर्वेशन होता है। देखो सबसे पहले मृदा में उर्वरता वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सर फलीदार पौधों की चुनाव किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, मृदा की भौतिक और जैविक दशा में सुधार होता है, खरपतवार नियंत्रण हो जाते हैं, जैसे कि क्रॉप बाउंड वीड है, मान लो चावल बो रहे हैं, चावल में सांवा ज़्यादा आ रहा है, हम चावल को स्किप कर देते हैं वहाँ से। फिर समुचित संसाधनों का उपयोग है, जितने भी संसाधन है अलग अलग फसल बोएंगे तो अलग अलग संसाधन का यूज होगा, और अलग अलग संसाधन का यूज होगा तो जितने भी संसाधन है उसमें से एक का नहीं सबका होगा। फिर आर्थिक दशा में सुधार यानी अपने को इनकम प्राप्त होगी, मृदा का क्षरण नियंत्रित होगा, अगर अपने एक टाइम में ज़्यादा अंतराल वाली बोल रहे हैं तो दूसरे टाइम में कम अंतराल वाली बोएंगे, तो इस प्रकार से इसके लाभ अपने को मिलते हैं। फिर आता है प्रकार, 1 साल का है तो 1 वर्षीय, 2 साल का है तो द्विवर्षीय, 3 साल का है तो त्रिवर्षीय फसल चक्र होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फसल चक्र हमने पढ़ लिया, इसके बाद में बात आती है मिश्रित फसल की, या इसे कहते हैं मिश्रित क्रॉपिंग की बात करें, मिक्स क्रॉपिंग की, तो एक ही ऋतु में एक ही खेत एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को लगाना मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग है। तो मिश्रित फसल के अंदर देखो अगर देखा जाए इसके प्रकार, तो प्रकार के रूप में देखा जाए पहला है मिक्स क्रॉप्स। मिक्स क्रॉप में अपने क्या करते हैं, 2 फसलें ली, 2 फसलों के बीज लिए, दोनों को मिलाया, बीज दिया। दूसरा प्रकार आता है इसका, दूसरा प्रकार ये कहता है कि हम बीजों को मिलाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे बीजों को अलग अलग लाइन में बोएंगे और इसको नाम दे दिया इंटरक्रॉपिंग। है तो ये क्या मिश्रित फसल, क्योंकि एक ही ऋतु है, एक ही खेत है, उसमें अपने 2 से या 2 से अधिक ज़्यादा फसलें ले रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग देखो, इंटरक्रॉपिंग भी आगे अलग अलग प्रकार की बंट जाती है। पहली आती है पार्लर यानी समानांतर सहफसली खेती, जैसे कि कपास, उड़द और गन्ना गेहूं लगा देते हैं। फिर आती है सहचर फसल, मक्का लगा देते हैं, उड़द लगा देते हैं, गन्ना प्लस आलू लगा देते हैं। दोनों फसलें चलती साथ साथ है, कोई प्रभाव नहीं डालती, उत्पादन अच्छा होता है। फिर रक्षक फसल लगा देते हैं, गार्ड क्रॉप यानी कपास के चारों ओर हमने भिंडी लगा दी तो क्या होगा सर, कपास की रक्षा करेगी भिंडी। गन्ना के चारों ओर सनई लगा दी, सनई रक्षा करेगी। सोयाबीन के चारों ओर मक्का लगा दिया तो मक्का रक्षा करेगा। फिर आती है सहायक या वृद्धि कारक फसल, ये क्या कर देती है सर, जो मुख्य फसल होती है उसकी तुलना में उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होता है। अब देखो जैसे कि सरसों और बरसीम लगा दी, तो देखो बरसीम हमने लगाई चारे के लिए, पहली जब कटाई करेंगे 50 से 55 डेज के आफ्टर, तो बरसीम थोड़ी कम वृद्धि की हुई होती है, चारा कम मिलता है, और सरसों मिलने से उत्पादन ज़्यादा मिल जाता है। अब इसमें 2 प्रकार की होती है आर्गुमेंट, जो क्रॉप्स होती है सहायक या वृद्धि कारक फसल है, वो एक तो धनात्मक होती है, धनात्मक क्रम अंतः शिक्षण होता है, और एक प्रतिस्थापन क्रम अंतः शिक्षण होता है। धनात्मक के अंदर क्या होगा सर, इसमें उपज है वो वृद्धि हो जाएगी। हम गन्ना और आलू में से, दोनों फसलों में से किसी भी के अंदर अपने क्या नहीं करेंगे, किसी में भी क्रॉप प्लांटेशन जो पॉपुलेशन है उसको कम नहीं करेंगे, पौध संख्या उतने ही पौधे गन्ना के रहने देंगे, बीच में आलू लगा देंगे, क्योंकि गन्ना में 90 बाई 90 की दूरी रख रहे हैं, तो 90 सेंटीमीटर रोड टू रोड डिस्टेंस रख रहे हैं, लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर रख रहे हैं, बीच में जगह खाली पड़ी है, हम उस पर क्या लगा देते हैं, आलू लगा देते हैं। गन्ना कोई लाने की जरूरत नहीं है, आलू अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। फिर प्रतिस्थापन आता है, रिप्लेसमेंट सीरीज होती है। रिप्लेसमेंट के अंदर क्या करते हैं, अपने
गेहूं का 10 पौधे लग रहे थे तो 10:1 यानी सरसों और गेहूं जो है वो 10:1 में रिप्लेस करती है। कितने में? 10:1 में। यानी गेहूं का अगर 10 पौधे लग रहे थे तो अब एक पौधा किसका लगेगा? सरसों का लगेगा। फिर देखो पट्टीदार फसल यानी स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, 4 लाइनें मक्का की लगा दो और 2 लाइनें मूंगफली की लगा दो। फिर आती है रिले क्रॉपिंग अविराम। इसमें क्या करते हैं? अपनी पहले धान की कटाई, अपने धान बोया है, धान की कटाई से पहले ही खेसारी लगा दो, धान के साथ में सनई लगा दो, तो ये क्या है? रिले क्रॉपिंग है। यानी पहली फसल की कटाई के तुरंत कटाई से पहले ही अपने क्या करते हैं? दूसरी फसल बो देते हैं। फिर आता है बहुस्तरीय या बहुमंजिला अतरा सेशन, मल्टी स्टोर्ड होता है। ऊंचाई के आधार पर अपन ने देखो सबसे पहले यहाँ पर नारियल लगा दिया, सबसे ऊंचा है, काली मिर्च लगा दी फिर नीचा है, सुपारी लगा दी फिर नीचा है। तो ऊंचाई के आधार पर जब अपने खेती करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की तो उसे क्या कहते हैं? बहुस्तरीय या बहुमंजिला खेती कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है भू परिष्करण, टिलेज। मृदा की जुताई करना ही क्या है? भू परिष्करण है, टिलेज है। भू परिष्करण की खोज किसने की थी? जेंथ्रो टूल ने 1731 ईस्वी में। अब देखो बीज से या सीड बेड बनाने यानी जब खेत की तैयारी करते हैं तो उस टाइम खेत में अपने बीज बोने से पहले पाड़ करके पाटा लगाते हैं तो उसे सीड बेड कहते हैं। बीज से या बनाने फसल उत्पादन हेतु की जाने वाली सस्यन क्रियाओं को भू परिष्करण कहते हैं। जैसे मृदा की किस दशा में सुधार आता है? भौतिक दशा में या टिल्थ में सुधार आता है। इसका उद्देश्य क्या है? मृदा की टिल्थ को सुधारना, मृदा को ऊपर नीचे करना, अवमृदा की कठोर सतह को तोड़ना, खड़ी फसल में अंतरासेचन करना, जल निकास हो जाना, कीट रोगजनकों का विनाश करना, मृदा वायु में सुधार करना, मृदा सौरीकरण करना और मृदा का संरक्षण करना, ये भू परिष्करण के उद्देश्य हैं। अब भू परिष्करण के प्रकार आते हैं। प्रकार में देखा जाए तो प्राथमिक भू परिष्करण हल के द्वारा किया जाता है और द्वितीयक भू परिष्करण हेरों के द्वारा करते हैं। फिर आता है 3 नंबर आधुनिक भू परिष्करण, जिसमें आता है रिड्यूस्ड टिलेज, कम किया। देखो प्राथमिक बुआई से पहले जो करते हैं वो प्राथमिक, बुआई के बाद में जो जितनी भी अंतरासेचन क्रिया करते हैं वो द्वितीयक। अब आधुनिक अवधारणा है वो अलग है। हम प्राथमिक में पहले क्या करते हैं? पहली बार हमने फसल खेत को जोता, दूसरी बार जोता, तीसरी बार जोता, चौथी बार जोत कर फिर अपने क्या करते हैं? बीज की रोपाई करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें अपने ये दोनों चीजों को स्किप करके बीज अपने सीधे बोते हैं। ये रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड के अंदर यानी कम कर देते हैं अपने टिलेज, मिनिमम के अंदर थोड़ा और कम कर देते हैं, जीरो टिलेज में बिल्कुल ही नहीं करते हैं। जीरो टिलेज, नो टिलेज, स्लॉट प्लांटिंग, शॉर्ट प्लांटिंग या डायरेक्ट ड्रिलिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? शून्य भू परिष्करण। ये सारे की सारी अवधारणाएं हैं वो यूएसए से आई है। फिर आता है संरक्षित भू परिष्करण, जिसमें जीरो भी आ जाता है, रिड्यूस्ड भी आ जाता है, कचरा मल्च जो होता है वो भी आ जाता है और रिजेज वाला भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है विशेष भू परिष्करण। तो इसको जो गर्मियों में करते हैं उसे ग्रीष्मकालीन कर देते हैं, जो गिल्ली भूमि में करते हैं उसे गिल्ली कह देते हैं, और फिर मिट्टी दबाव के आधारित भी अपने कर दिया जाता है। अब अपने बात करेंगे फसलों के बारे में। तो फसलें पढ़ेंगे अपने एक एक करके।